मैम दोबारा शेयर कर लीजिए आप स्क्रीन और माइक ऑन कर लीजिए। जी सर। विजिबल है ना स्क्रीन सबको? हाँ जी मैम, विजिबल है स्क्रीन और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है मैम। ओके सर, थैंक यू। ओके, और लास्ट क्लास में हमारा आपका यूनिट आई थिंक 4 खत्म हो गया है ना। तो पर्टिकुलर इन दिस क्लास विल बी स्टार्टिंग हम लोग ये कोवेरियंस, कोरिलेशन, इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन ये सब पढ़ेंगे। तो आपका बेसिकली हमने ये सारा लास्ट क्लास में सब खत्म कर लिया था यहाँ तक, यूनिट 5 तक। दिस इज यूनिट 6। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से आपका जो कोवेरियंस, कोरिलेशन ये है, आइदर मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, बट चांसेस 14 मार्क्स के हैं कि जो आई थिंक 5th क्वेश्चन जो बनता है वो इस पर्टिकुलर यूनिट से बनता है। तो उसके अंदर एक कोवेरियंस या इट इज जस्ट आस्क की डिफरेंस बिटवीन कोवेरियंस या कोरिलेशन, ये चीज आता है। एंड देन रिग्रेशन का एक आता है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड या सिंपल रिग्रेशन से आपकी लाइन डेटा को फिट करके दिखाना है एस्टिमेशन के लिए। तो वो चीज आती है, या फिर कोरिलेशन निकालने के लिए भी आता है आपका। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर क्लास में ये पढ़ेंगे कोवेरियंस क्या है, कोरिलेशन क्या है, एंड इंट्रोडक्शन रिग्रेशन क्या है, हाउ टू वो कैसे उस डेटा को हम किस हिसाब से एस्टिमेशन के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट इसके अंदर। तो सबसे पहला आपका आता है कोवेरियंस, कि हम लोग किस हिसाब से कोवेरियंस का करते हैं। तो कोवेरियंस बेसिकली आपको है ना, कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स है, कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स है, उनका उनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं, ये चीज बताने के लिए आपको कोरिलेशन ये वाली चीज हुई है कि कोई भी लीनियर रिलेशनशिप बताता है कोई भी दो रैंडम वेरिएबल का, उसका डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। वो पॉजिटिव उसका रिलेशन का लीनियर रिलेशन उसका पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है या फिर जीरो है, उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो जब ये इंडिकेशन जब आता है वो हमें क्या बताता है, कोवेरियंस हम लोग को ये बताता है कि डायरेक्शन तो रैंडम वेरिएबल के बीच में उनके लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज बताता है। नाउ अब हम लोगों का क्या कहता है कि वेरिएबल्स है ना, बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ये है कि एक ही डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल एक्स कॉमा वाई दो आपके वेरिएबल्स हैं। अब हम इन दोनों के बीच में ना लीनियर रिलेशनशिप, पहला लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं। ठीक है, कोई या तो कोई बेसिकली दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप चल ही नहीं है, कोई लीनियरली उनके अंदर नहीं है, तो हम लोग उसका जीरो बोलते हैं। बट इफ इट्स की एक रिलेशनशिप, इफ एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल्स टू 2y, ये लीनियर पॉजिटिव में आएगा ना ये वाला। तो सिमिलरली एक्स इक्वल्स टू -2y आ, ठीक है। तो ये ऐसी रिलेशनशिप जहां पे आपका फॉर एग्जाम्पल जितना आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे आपकी वाई की वैल्यू छोटी होगी। राइट, एक्स अगर आप 1 रख रहे हो, वाई इक्वल्स टू -2, एक्स इक्वल्स टू 2 रख रहे हो, वाई इक्वल्स टू -4। तो जितना आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वाई की वैल्यू छोटी होगी। पॉजिटिव में जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे आप वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं, तो ये हम लोग को एक डायरेक्शन बताता है कि उन दोनों के बीच में किस हिसाब से चल रहा है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे जिस हिसाब से है, तो इसका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है कोवेरियंस का वो इसके अकॉर्डिंग है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन माइनस है। नाउ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोवेरियंस का आपका फॉर्मूला है। यू हैव टू, ये वाला आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की चीज पूछ ली जाती है, डेफिनेशन ऑफ कोवेरियंस एंड फाइंड द डेटा, द कोवेरियंस फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस हिसाब से इसका डेटा कोवेरियंस है कि कोवेरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब आपका क्या है, एक्स एक्स आई है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। ठीक है, एक्स बार वाई बार आर योर मीन, जो आपको नॉर्मली सम ऑफ देम कि जितने हैं एक्स का सम अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, देन एन है कितने डेटा पॉइंट्स आपके, फॉर एग्जांपल अगर 6 है तो एन माइनस एन भी 5, तो डिनोमिनेटर आपका 5 होगा। तो वो कोवेरियंस का बहुत सिंपल फॉर्मूला जो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आती है। ठीक है, कि सैंपल अनबायस्ड, उसको हम लोग सैंपल का वेरिएंस का होता है कि किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो यूज करते हैं ना,
तो व्हाट यू विल बी यहाँ पे आपको बताएगा, तो जो आपका आंसर आया उसी के अकॉर्डिंग हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। जैसा इफ कोवेरियंस आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव कोवेरियंस। उसमें क्या है कि दोनों वेरिएबल, जैसे मैंने बोला एक्स और वाई अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर वो दोनों टेंस टू इंक्रीज या डिक्रीज एक ही साथ होंगे। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी होगी, दूसरी डिक्रीज हो रही है तो फॉर एग्जाम्पल एक्स भी इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी। तो ऐसे में जब वहां पे कोवेरियंस आपका ग्रेटर देन होगा, नेगेटिव कोवेरियंस में होगा वेरिएबल टेंड्स टू मूव ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक्स की वैल्यू जितनी आप बढ़ाओगे वाई की वैल्यू उतनी घटेगी, तो ऐसे में वो डिक्रीज होगा, तो वो उल्टा ट्रेंड चलता है उसका। फिर जीरो कोवेरियंस की कोई लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं दोनों के बीच में, कि दोनों मतलब इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। मेक श्योर इसमें ना ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है एक्स और वाई का, कोई ना कोई होगा एक्स प्लस वाई वॉट एवर इन दिस, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक्स और वाई एक दूसरे से, कि एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो फॉर एग्जाम्पल कोई भी है एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जस्ट इन केस ऐसा, तो ये लीनियर में नहीं, बट नॉर्मली व्हाट इन दैट इस हिसाब से होगा। तो आपको क्या होगा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कि एक्स नहीं बढ़ेगा, एक्स का वाई पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2y करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप एक्स की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो या वाई की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो एक्स को इफेक्ट नहीं आ रहा, बट लीनियरली वो इफेक्ट नहीं, उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं। तो मेक श्योर को वेरिएंस आपको लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एग्जांपल इन दिस, ये देखिए यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है, आपको हाइट और वेट का डेटा दिया हुआ है। हाइट इज 160, वेट 655 है, 5 इंडिविजुअल सेक्स का और केजी का है। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट आपका क्या स्टेप होगा, आप एक्स बार निकालेंगे, देन वाई बार निकालेंगे। तो व्हाट दिस सम डिवाइडेड बाय 5, दिस सम डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार और वाई बार निकल गया आपका। अब कैलकुलेशन हिसाब से हमारा डेविएशन, इफ यू रिमेम्बर स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये वाली चीज है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये सबका उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको निकालना पड़ेगा ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपने सबका डेविएशन निकाला। ये आपका मीन वेरिएंस के अंदर इफ यू रिमेम्बर हम डेविएशन निकाल रहे थे, वही उसी का है, तो ये वही यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपने डेविएशन और प्रोडक्ट निकाल लिया उसका, एक्स का डेविएशन वाई का डेविएशन, फिर उनको प्रोडक्ट करके जो आपका आया है, इनका आप क्या करेंगे, यू हैव टू सम एन से आई से एन, उनको सम किया, यू गॉट 250, देन आपके टोटल कितने हैं यहाँ पे 5, तो आपके यहाँ पे डिवाइड बाय 4, तो 62.5, तो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव कोवेरिएंस आया है, दैट इंडिकेट 65 की लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वेट ऑल्सो विल इंक्रीज। ये चीज समझ आई कोवेरिएंस का सबको कि किस हिसाब से है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन यस होता मैम। है। कोवेरिएंस का जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे ही आता है, लाइक आपका बहुत, क्योंकि यू गाइस आर एमबीए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं आएगा, बट यू हैव टू मेक श्योर आपको कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ कि क्या क्या एग्जाम में इस पर्टिकुलर यूनिट से क्या क्या आ सकता है। आपकी डेफिनेशन आ सकती है तीनों के बारे में, कि कोवेरिएंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। देन इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या इंटरप्रेट करते हैं, गॉट इट। तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों डेफिनेशन, कि किस हिसाब से आपकी डेफिनेशन है, कि तीनों की डेफिनेशन उनका लाइक कि इंटर डिफरेंस, ठीक है, फिर डिफरेंस और फिर उनके बीच में कि इंटरप्रिटेशन क्या है, कि जो हम लोगों को तीनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या बताता है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर ये चीज करो, क्योंकि ये आराम से 4 मार्क्स का आता है और विदाउट कुछ नहीं पढ़ना 10 मिनट का है ये चीज। कोरिलेशन कोवेरिएंस सबको समझ आ गया कि क्या है, कैसे इंटरप्रेट करना है। मैम 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 सिर्फ कोवेरिएंस में मैम सिर्फ लीनियर रिलेशन ही कैप्चर होती है ना, सिर्फ यस, यही हाँ, यही एक सिंपल एक पॉइंट है। यस, बहुत यस मतलब एग्जैक्ट। अगर कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो वो उसको प्रॉपरली कैप्चर नहीं करेगा, तो यस, बेसिकली इस केस में हम लोग तो वो वही बताएगा ना, उसमें वो हम जीरो लोग हो जाएगा। लीनियर का ओके ओके मतलब वही मैंने आपको जैसे ऊपर लिखा है ना, इफ यू सी इंटरप्रिटेशन वही है, कि यहाँ पे देखो नो ओके लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ओके दैट डजंट मीन दे आर इंडिपेंडेंट, ओनली दैट नो यस मैम लीनियर एसोसिएशन। समझ में आया तो मीन्स ऐसे मैम इट इज जीरो, यस मैम yes, मीन इट इज जीरो फॉर नॉन yes, लीनियर रिलेशन। ओके मैम ठीक है। ठीक है, एवरीवन गॉट इट, रिपीट इट अगेन।
I'm saying that if x is equal to 2, मतलब 2y होता है तो वो linear relation है, and x is equal to xy square है, then it will become quadruplet. तो वो covariance में capture नहीं होगा ऐसा. हाँ हाँ मैम क्योंकि आपका वॉइस सिर्फ इको हो रही है मैम। हाँ मेरी हो रही है कि मतलब आई थिंक तो मेरा वही है कि यहाँ पे जब अगर कोवेरियंस जब आप निकाल रहे हो तो आपको तीन ही चीजों का है वेरियंस। कोवेरियंस में आपको चीजें देखनी है, आपका 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन 0 आ रहा है, वो बस वही इंटरप्रेट करना है। यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट पॉइंट। गॉट इट? और बहुत सिंपल आता है, इट जस्ट दैट की डेफिनेशन आएगी, और जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल कराया ना, ये बस उसी के अकॉर्डिंग आएगा कि ऐसा एक एग्जांपल। जैसे एक और आपका एग्जांपल है, ठीक है, जैसे ये वाला देख लीजिए, टेम्परेचर आइसक्रीम का है, तो आपको इतने आई थिंक 6 आपको दिए हुए हैं। एक्स का आपने बार निकाला, मीन वाई का मीन निकाला, एक्स मीन वाई मीन आपने निकाल लिया, देन आपने डेविएशन कैलकुलेट किया जो हम लोग करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई वाई वाई माइनस वाई बार का, ये सबने आपने कैलकुलेशन किया, इन सबको ऐड किया एंड देन जस्ट डिवाइडेड बाय 5। अब पॉजिटिव आया तो स्ट्रांगली लीनियर रिलेशनशिप है। गॉट इट? ये चीज समझ आई? कोवेरिएंस सब Yes, ma'am. यस मैम। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मतलब बहुत सिंपल से ये कर लीजिएगा। तो आपका जैसे मैंने मतलब एस के गुप्ता और वीके कपूर में है ना एग्जांपल्स अच्छे हैं, तो आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा अबाउट रिग्रेशन और इन सब का। कोरिलेशन इनका प्रॉपर अलग चैप्टर ही है इसके अंदर, लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन का। ठीक है, तो वो आपको वहां पे एग्जांपल, और सिंपल, डोंट गो बियॉन्ड लाइक आपके नहीं है, आपके एग्जाम में अगर आपने पेपर में देखा है ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो फिटिंग ऑफ डेटा है इक्वेशन में, तो बहुत सिंपल है। तो ट्राई टू की उस बियॉन्ड एक्सट्रीम द मजा, क्योंकि फिर है ना, मैंने एक नोट की तुम लोगों में कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, तो इट्स बेटर कि जो आप जितना सिंपल चीजें हो पा रही है, मैंने जैसे बोला कि आई ट्राई, जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें से आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, वो छोड़ के मत जाइएगा, एटलीस्ट प्लीज मेक श्योर कि वो टॉपिक्स करके जाए, एटलीस्ट यू हैव समथिंग इन योर हैंड इन एग्जाम। अब एग्जाम सेटिंग आई कांट डू, बट एटलीस्ट आई कैन टेल यू कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं वो आएंगी पेपर में। इस पर्टिकुलर यूनिट में या तो 7 मार्क्स का आता है या 14 का आता है। 7 में क्या होता है कि एक में लाइक आपको कोरिलेशन की डेफिनेशन एंड पूछी गई है, एंड देन कोरिलेशन को फाइंड, कोवेरिएंस या कोरिलेशन फाइंड करने को पूछा हुआ है। फिर पार्ट बी के अंदर ये होता है कि आप रिग्रेशन का फिटिंग का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हिसाब से, या फिर सिर्फ रिलेशन फिटिंग पूछा होता है तो कोरिलेशन फिर नॉर्मल आपको या लास्ट के अंदर शॉर्ट नोट में उनका डिफरेंस या फिर वैसे पूछा हुआ था। तो आपको डेफिनेशन, डिफरेंस और एक एक क्वेश्चन सिंपल ही वाले इतना करके जाएंगे, जस्ट इमेजिन बी गेटिंग 10 मार्क्स जस्ट फॉर सिंपल स्टफ। बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कोविजन सबको समझ आ गया। अभी कोरिलेशन पे चलो। यस मैम। मैम न्यूमेरिकल भी हर मतलब तीनों के है ना, कोरिलेशन कोवेरिएंस एंड रिग्रेशन तीनों के न्यूमेरिकल्स करने के एग्जांपल, राइट? हाँ हाँ, एग्जाम्पल आपको सिंपल, डोंट गो लाइक, अब जैसे ना रिग्रेशन और कोरिलेशन में ना डिफरेंट, जैसे मैंने इसमें डाले हैं इक्वल्स बहुत डाले हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन उन सबके, बट यू डोंट हैव टू लाइक, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट एटलीस्ट मेक श्योर जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ना, कि जब एक डेटा टाइप का डेटा दिया हुआ है कि उसमें 5 7 इनका दिया हुआ है, तो वहां पे वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप मल्टी रिग्रेशन का क्वेश्चन करें, बट जैसे रिग्रेशन आपको फिटिंग करना होता है तो ना मल्टीपल आपके मेथड्स होते हैं, तो आपको ये नहीं बोल रही कि आप मल्टी रिग्रेशन का आप फिटिंग करके जाओ, बट एटलीस्ट जो सिंपल रिग्रेशन है, ठीक है, और लीस्ट स्क्वायर है, वो दो तो आए आपको। आई होप यू गेट, मैं समझ रही हूँ सबको, एटलीस्ट ये चीज समझ आई। मैं ये नहीं कह रही आप मल्टी पे जाओ, बट एटलीस्ट ये दो टॉपिक्स तो आए, सिंपल और लीनियर के, और वो बहुत सिंपल है, एक्सप्लेन यू, आपको बहुत इजी चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो मतलब न्यूमेरिकल करके जाना है। व्हाट माय पॉइंट है, जितना आपको लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग, डोंट गो इन दैट कि भाई ये बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, तो कोरिलेशन, हम लोग अभी कोरिलेशन पे चलें। आई होप कोवेरिएंस सबको समझ आ गया। यस मैम। ठीक, तो इफ यू रिमेम्बर, हमने ना जब हम मीन मोड मीडियन वेरिएंस ये सब पढ़ रहे थे, हमने वहां पे एक ये चीज पढ़ी थी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। ठीक है, तो वहां पे कार्ल पियर्सन का था स्क्रीनर सर, वहां जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, एक नाम आया था कार्ल पियर्सन। तो पियर्सन ने ही कोरिलेशन का हमें कोफिशिएंट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, हम उसी को लेके हम लोग ये करेंगे कि यहीं से कोरिलेशन आपका सॉल्व हो। ठीक है, अब व्हाट डज इट एक्चुअली,
मीन। तो यहाँ पे क्या होता है, अब कोरिलेशन क्या बताता है कि आपकी पहला कोवेरियंस क्या था, सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है, दो वेरिएबल्स का लीनियर रिलेशनशिप का। कोरिलेशन आपको क्या बताता है, आपको स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, आपको डायरेक्शन भी देगा और उसकी वैल्यू भी देगा कि किस पर्टिकुलर के अंदर जा रहा है, डबल ट्रिपल वॉटेवर, उसके अकॉर्डिंग किस हिसाब से जा रहा है। अनलाइक कोवेरियंस which take any value, the correlation coefficient, especially Pearson coefficient, is standardized। हम लोग है ना स्टैंडर्डाइज करते हैं, और वो रेंजिंग -1 से 1 के बीच में ही होती है इसकी वैल्यू। जो आर की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो -1 to 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको लीनियर रिग्रेशन की डिग्री का पता लगता है कि किस हिसाब से वो कितना इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है या फिर कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। यू कैन जस्ट से इन अनदर वर्ड, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, परसेंटेज यूज नहीं करना चाहिए, बट नॉर्मली जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कोरिलेशन और कोवेरियंस के बीच में डिफरेंस आया कि कोवेरियंस आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है। कोरिलेशन आपको स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों देगा कि उसके बीच में अगर कोरिलेट लीनियर रिग्रेशन है तो कितने किस किस डिग्री पे जा रहा है, कितना वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे होता है कि वो पॉजिटिव भी है या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है, कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, या इनवर्स परफेक्टली इनवर्स आपका जा रहा है। अब यहाँ पे आपके तीन इंटरप्रिटेशन होते हैं। बच्चा म्यूट एवरीवन, आई थिंक समवन अनम्यूट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, इसका जो एक पियर्सन का स्पेसिफिक कोफिशिएंट है वो -1 to 1 के बीच में रहता है। तो इससे तीन मिड वैल्यूज ऐसी होती है, अगर वो -1 है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्टली इनवर्स जा रहा है। तो एक्स और जो वाई का जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसे होगा कि जितना आप एक्स को इंक्रीज करोगे वाई उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका है इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप, इंडिकेट करता है परफेक्ट लीनियर इनवर्स, ठीक है। वन वेरिएबल इंक्रीज होगा तो अदर डिक्रीज प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या बताता है वन आपको, कि उसका डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, अगर एक की वेरिएबल आप इंक्रीज करो तो दूसरा प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इसके इक्वली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ एक्स इक्वल्स टू 2y, तो डबल टाइम इंक्रीज होगा, हर बार जितना आप एक्स बढ़ाओगे उतना वो उससे पड़ेगा। तो अगर उसके बीच में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कोई दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। एक चेंज वेरिएबल अगर कर रहे हो तो कोई हम ये चेंज नहीं कर सकते कि कितना लीनियर, किस रिग्रेशन फैशन या किस लीनियर मतलब मेथड से अब कि किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है, इसका कोई लीनियर रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते, इसका कोरिलेशन 0 आ रहा है। समझ आया ये वाला चीज सबको? -1 क्या करता है, 1 क्या करता है, 0 करता है, क्योंकि जस्ट एग्जाम में ना लिटरली ये चीज आया हुआ है कि कोवेरियंस एक्सप्लेन करो एंड इंटरप्रेट द थ्री वैल्यूज कि 0, 1 और -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये बहुत छोटा छोटा है, मतलब बहुत बेसिक चीज है, बट इट जस्ट दैट ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से। समझ आया? +1 -1 और यस 0 मैम। क्या इंडिकेट करता है, गॉट इट। अब इसका जैसे हमने ऊपर कोवेरियंस का फॉर्मूला किया, इसमें भी यही फॉर्मूला है। इफ यू ये देखो, फर्स्ट वाला तो सेम है, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। यहाँ पे नीचे क्या है, क्योंकि रिलेशन का है, रूट एक्स बार एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये देखो बीच में ना मल्टीप्लाई हर का नहीं, ये देखना सम के साथ है, पहले सम होगा एंड देन मल्टीप्लाई होगा दोनों की वैल्यू। व्हाट इट। अब जैसे एक इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से मैंने बोला ना कोरिलेशन, जैसे इसका है ना कोई आप मैग्नीट्यूड आप नहीं कर कंपेयर हम नहीं कर पाते, कोरिलेशन आपको ना यूनिट डिपेंडेंट स्केल दे देता है कि किस हिसाब से, ठीक है, और एक स्टैंडर्डाइज है। तो डिफरेंस जैसे अगर आपकी विल बी राइटिंग आपको नॉर्मल है, एक अगर आपको फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का डिफरेंस का आया हुआ है, तो एटलीस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस क्या इंटरप्रेट करता है, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का, मतलब ये वाला फिगर ये सिर्फ इंटरप्रेट डायरेक्शन देता है, और ये स्टैंडर्डाइज होता है कोरिलेशन। तो मेक श्योर ये स्टैंडर्डाइज होता है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता। कोवेरियंस स्टैंडर्डाइज नहीं होता एनी वैल्यू का, बट कोवेरियंस को की रिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, फिर 0, 1 और इंटरप्रेट करते हैं। कोवेरियंस आपको बस वो दिखना होगा पॉजिटिव क्या इंटरप्रेट करता है, नेगेटिव क्या इंटरप्रेट करता है, 0 क्या इंटरप्रेट करता है, ठीक है।
यहाँ पे आपको डिपेंडेंट स्केल दिया जाता है, तो ये ऐसे ही आपको डिफरेंस मिलेगा। एक एक लाइन के अंदर आप यू कैन राइट, और मार्किंग है ना, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मार्क्स है ना आपको ऐसे नहीं दिए जाते कि आप बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लिख के आ रहे हैं, कि कितना लिख के आ रहे हो और वो कितना सही है, ठीक है, वो पॉइंट आता है। मैम यस मैम, ये भी मैम लीनियरिटी, ये भी लीनियर कैप्चर करता है ना मैम? यस, ये भी लीनियर ही करता है। इट्स जस्ट दैट कि वो आपको कोवेरिएंस आपको ना मैग्नीट्यूड नहीं देता कि कितना परफेक्टली जा रहा है, कि किस पर्टिकुलर वे में ओके जा मैम। रहा है, वो डायरेक्शन देता है। ये आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है, ठीक है। दोनों अब लीनियर रिलेशन ही एक्सप्लेन कर रहा है। ये- हाँ हाँ, लीनियर ही करता है, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट पे चले। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हाइट और वेट का हमने वहां देखा था, सिमिलरली इंडिपेंडेंट ये वाला है, ये वही है। तो आपने एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला का, फिर आपने कैलकुलेट डेविएशन का, इफ रिमेम्बर हमने ये वाली चीज तो वहां उस क्वेश्चन में भी की थी, फर्स्ट वाला, ये वही चीज हुई है। तो आपने सम निकाला 250, आपका न्यूमरेटर निकल गया है, आपने डेविएशन एक्स्ट्रा इन सबको मल्टीप्लाई किया, देन यू गॉट द डेविएशन। अब आपका डिनोमिनेटर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन याद है इन देयर सम, तो आप इनको पहले सबका स्क्वायर निकाला, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है ना आपको सबका, तो इन सबका सब स्क्वायर निकाल लिया। एग्जाम में ट्राई करिएगा कि जैसे यहाँ पे ना, जैसे हर का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे कॉलम्स बना लो सबके, जैसे आपने एक्स बार एक्स, यहाँ पे ये एक्स बार हो गया, ये वाई बार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया सबका, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लिया, फिर वाई वाई माइनस वाई बार निकाल लिया, ठीक है। फिर उसका अगले के अंदर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो उससे क्या आपको बहुत इजीली कैलकुलेशन में हेल्प होगी, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई या वैसे निकाल, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो मतलब इट्स बेटर कि आप ऐसे सॉल्व करें, यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, नो वन इज ए, बट यहाँ पे ऐसे अगर आप टेबल बना करोगे ना, तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का हमने ये स्क्वायर का हमने निकाला, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या था, इनका सम निकालना है ना, स्क्वायर करके फिर सम निकालना है। तो हमने इनका स्क्वायर किया, फिर इनका सम निकाला, सिमिलरली वाई बार, इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक, अंडर रूट में मल्टीप्लाई है 250, तो 1 आया। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, कोरिलेशन ऑफ 1 इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हाइट है, ठीक है, कि प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है हाइट, और जितना यूनिट्स आपके है ना सेम रहेंगी, इफ यू सी 175 टू 180, 70 टू 75, 65 टू 70, 70 टू 75, समझ आया। तो वो प्रोपोर्शन जितना आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, उसी प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैम एक बार इसमें वो समझ नहीं आ रहा था कि -1 और +1 की जो रेंज है, उसमें -1 क्या इंडिकेट कर रहा है और जो +1 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो जैसे ओके, तो अगर +1 आ रहा है ना, तो ये है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, और परफेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ये देखो, ये 160 है हाइट, यहाँ पे आपका वेट है 55, अगर आप उसको 1 यूनिट से इंक्रीज करो, जस्ट इन केस, जैसे इसमें यहाँ पे 5 यूनिट से आपने इंक्रीज किया है, 5 सेंटीमीटर से, आपका वेट भी 5 यूनिट से बढ़ा। इफ यू आर इंक्रीजिंग बाय 5 यूनिट, उसका फिर 5 यूनिट से वेट बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा जो रिलेशनशिप प्रोपोर्शन उनका सेम चल रहा है ना इनका, ये +1 का होगा, कि इनका जैसे जैसे आप x इंक्रीज कर रहे हो, कोई भी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ x इक्वल्स टू वाई +5, ठीक है, जस्ट ठीक है। तो अगर मैंने x लिया 1 लिया है, तो आपका y कितना हो जाएगा 6, मतलब लाइक सॉरी, y मैंने 1 लिया है, तो आपका x हो जाएगा 6, ये मैंने 2 लिया है, x हो जाएगा 7। तो जैसे जैसे आप y इसमें प्रोपोर्शन, आप 1 a की y इंक्रीज कर y की वैल्यू 1 बढ़ा रहे हो, x की वैल्यू भी 1 बढ़ रही है ना। तो ऐसा जो प्रोपोर्शन होना है कि जैसे 65 आपने हाइट 170 से 175 किया, आपने 5 यूनिट्स इंक्रीज किए, यहाँ पे भी कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 5। हाँ, ये हो सकता था यहाँ पे 55 है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 65 दिया हुआ होता, ठीक है, तो 10 यूनिट्स ऐसा हो रहा होता है कि आप यहाँ पे 1 यूनिट कर रहे हो, यहाँ पे 2 यूनिट 10 से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 160 है, 161 आपने जैसे ही किया, ये 55 से 65 हो गया, जस्ट इन केस। बट वो प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, अगर आप यहाँ 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, यहाँ अगर 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ अगर आप दूसरा यूनिट बढ़ाओगे तो यहाँ 10 बढ़ेगा, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो प्रोपोर्शन में चलेगा, इट वोंट बी लाइक कि आपने यहाँ 1 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 बढ़ाया, यहाँ पे 5 बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे 1 बढ़ा रहे हो, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 बढ़ाया, तो यहाँ 4 बढ़ेंगे, समझ आया।
तो वो लीनियर रिग्रेशन ऐसा है कि वो ये करता है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो रहा है। ये आपका फर्स्ट वो करता है। -1 क्या करता है, वो उतना ही नेगेटिव प्रोपोर्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ माइन वाई मेरा 5 है, ठीक है, और मेरा उस पर्टिकुलर टाइम पे वाई मतलब एक्स मेरा 5 है और वाई मेरा 10 है, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो ये मेरा डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 हो गया, जैसे मैंने 1 इंक्रीज किया 5 से यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर इसको 7 कर रही हूँ तो ये 0 हो गया, फिर इसको 8 कर रही हूँ तो -5 हुआ है। समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो प्रोपोर्शनली इंक्रीज, जैसे अगर आप इसका 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं उसके 5 यूनिट कम हो रहे हैं, बट वो प्रोपोर्शनली हो रहे हैं ना सब में। तो ऐसा जो रिलेशन का एक मतलब प्रोपोर्शन के अंदर डिक्रीज होगा, वो नेगेटिव आपको इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव इनवर्स आ रहा है। Got it? ओके। और यहाँ मैग्नीट्यूड जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब अगर जैसे वो है कि उधर आप 1 डिग्री रिड्यूस या डिक्रीज कर रहे हो तो उधर 5 का फर्क पड़ रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है 1:5 का, ये रेशियो से कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ वो है कि जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो प्रोपोर्शनेटली हो रहा है। एग्जैक्टली अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ पे 5 इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7 वैल्यू होगी, ठीक है, बट अगर आप यहाँ 6 कर रहे हो जस्ट इन केस, तो यहाँ पे अगर आप 8 कर रहे हो तो एक यूनिट इंक्रीज हुई ना दोनों में। नेक्स्ट में ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे 7 किया और यहाँ पे 10 हो जाए। समझ में? एग्जैक्टली। वो प्रपोर्शन नहीं रहा ना, पहले यहाँ 1 डिफरेंस है तो अगर आप यहाँ 8 कर रहे हो यहाँ 10 हो तब चलेगा, क्योंकि वो आपने यहाँ 2 वैल्यू इंक्रीज कर दी ना, तो यहाँ पे अपने आप 2 बढ़ी। समझ में आया प्रोपोर्शन में कैसे कह रही हूँ? ओके। तो वो प्रोपोर्शनली रहेगा। प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा वो -1 और +1 से करेगा। ओके, गुड, थैंक यू। एग्जैक्ट -1 और -2 जो बीच की वैल्यू होती है ना, वो आपका फिर प्रोपोर्शन नहीं आएंगी, प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं आएंगी। वो आपको यही दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर उतना उनके अंदर कोरिलेशन चल रहा है। गॉट इट? थैंक ठीक यू। है। जैसे सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में ये सी, ये 0.99 है। यहाँ देखो आपका 20 से 22 हो रहा है, फिर 22 से 23 हो रहा है, पहले 50 था, फिर 60, फिर 65। यहाँ पे देखो 10 का, फिर 5 का। तो यहाँ आपको आ रहा है कि यहाँ प्रॉपर प्रोपोर्शन इंक्रीज तो हो रहा है कि जितना मैं यहाँ इंक्रीज कर रही हूँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो रही। तो आप उसका आंसर देखो 0.99 है, एग्जैक्ट 1 नहीं आया उसका। समझ आया क्या कहना चाह रही थी? यस मैम। approximately 9 getting very positive, but it's not perfectly direct positive नहीं। समझ आया कि what is the 1 और 0.99 0.98 का डिफरेंस? Hope everyone got the हाँ point. मैम, लेकिन देखिए अगर यस जैसे मैम। 20 से 22 हो रहा है तो 2 मतलब इंक्रीज हो रहा है, और उधर अगर मतलब देखिए तो प्रोपोर्शन 1:5 का चल रहा है। तो अगर जैसे 2 तो यूनिट्स यहाँ इंक्रीज हुई है तो वहाँ 10 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे फिर वापस 1 यूनिट इंक्रीज हुई है तो वहाँ 5 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो प्रोपोर्शन तो ठीक है ना? हाँ प्रोपोर्शन व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्ट। अब ये जो आपको एक पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स दी हुई है ना, ये 5 ही है, तो आपको पूरे डेटा के अकॉर्डिंग वो इसीलिए इंडिकेट 0.99 के करीब है, 1 पे नहीं जा रहा कि जितना वो हो रहा उसके ऊपर। डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल आप 1 बढ़ा रहे हो 2 बढ़ा रहे हो, आई गॉट योर पॉइंट, बट वो एग्जैक्ट इसीलिए 0.99 के पास एग्जैक्ट 1 नहीं है बच्चा वो। तो वही वो बताता है कि या ओके। में कितना वो डेटा पूरा, इसीलिए हम ये निकालते हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला रियल लाइफ डेटा 5 यूनिट का नहीं होता, ठीक है। तो वो आप पूरे डेटा में आप ऐसे नहीं देख सकते ना, तो वो कई बार ऐसा हो मिड में ही हो जस्ट इन केस, तो आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको, ठीक है। इसीलिए वो परफेक्टली ऑलमोस्ट पॉजिटिव है ना, कि वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आप आपको देख पा रहे हो कि मोस्टली डेटा ऐसे लीनियर में ही जा रहा है, डायरेक्ट वे में ही जा रहा है, बट सारा डेटा नहीं है। समझ आया? ठीक है। यस मैम, तो थैंक यू। अब जैसे ये वाला है, इसमें इफ यू सी -1 नेगेटिव आ रहा है, 10 100 फिर आपने 20 किया 80, 30 से 60, 40 से 40, 50 पे 20, तो 20 डिक्रीज हो रहा है, तो वो पूरा -1, तो उसको आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा -1 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, दिस इज नॉट इन दैट की हिसाब से। गॉट इट? यस मैम। मैम यस मैम। मैम इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? जब कोरिलेशन है ना, मतलब जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोगों को लीनियरिटी फाइंड करने के लिए, मल्टीकोलिनियरिटी और ये सब फाइंड करने के लिए आपके काम आता है। तो उसके लिए मल्टीकोलिनियरिटी आगे आगे का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को अभी है नहीं, तो वहां पे पहले आपको कोलिनियर पता होना चाहिए कि लीनियर रिलेशनशिप है क्या। हम लोग पहले ये ट्राई फाइंड करते हैं कि कोई जो डेटा है वो कितना लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ग्राफ नहीं होता, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल वगैरह पढ़े हैं, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग वो देख पाते हैं कि कौन सा ग्राफ सूट हो रहा है हमारा डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर लीनियर है ना, तो उसका मोस्टली डेटा ऐसे जाता है,
ठीक है। और अगर -1 है, ये +1 का ग्राफ होता है रिलेशन में, -1 में ऐसे जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका कोरिलेशन एज इन आर एकदम ही 0 है, तो होता क्या है, डेटा के अंदर ना ऐसे स्प्रेड ऐसे ऐसे बीच में कहीं होता है, मतलब स्पेसिफिक कहीं वो नहीं होता। और अगर जैसे आपका जो डेटा है ना वो इस हिसाब से होगा, कोई परफेक्ट लाइन नहीं बनती। फिर अगर आपका आर -0 है, ठीक है, ये वाला, कि आर <0 है, नेगेटिव में, तो उसका है ना ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे डेटा, मतलब उसका जो स्कैटर डेटा होगा ना इस हिसाब से, <0 है, तो वो ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन आता है ना, हम ग्राफ को, कोई रिलेशन कई बार होता है, तो ग्राफ से क्या हम लोग को डेटा, अगर हम लोग को जो जैसे मैंने काई स्क्वायर और वो पढ़ाया था कि हमारा डेटा कितना फिट हो रहा है, कितना गुडनेस ऑफ फिट है, हम अलग मैम अलग स्क्रीन मेथड स्लो है क्या? यस मैम, आपका जो ग्राफ आपने शो किया वो कुछ शो नहीं हुआ, आई थिंक फ्रीज है स्क्रीन हाँ आपका थोड़ा। आई थिंक स्टक हो गई है शायद। अब सही है। यस मैम अब क्लियर है। हाँ मैम अब यस मैम। पर ठीक है, सर हाँ, पर वो मिस हो गया ये तीनों ग्राफ, हमें सिर्फ ऊपर तक का +1 वाला ग्राफ ही दिखा। ठीक है, जैसे ये +1 का ऐसे लाइन बनती है, अगर सिर्फ प्रॉपर +1 है तो लाइन इस हिसाब से जाती है, जैसे नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन की जाती है ना, कि जब आप लीनियर प्लॉट करते हैं, -1 होता है तो वो ऐसे जाती है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। आपका जब r = 0 है, तो वो डेटा है ना से बीच में हो रहा होता है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, r <0 है तो वो डेटा इस पर्टिकुलर ओवल शेप है ना ऐसे बनता है, r <0 है तो ओवल शेप ऐसे बनता है, जैसे लाइन जाती है ना उसी के कारण, लाइन स्ट्रेट नहीं जाती, डेटा ऐसे ऐसे होता है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब क्या होता है, जैसे मैं आपको आप यस मैम। बोल रहे थे रियल लाइफ में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा r <0 है, तो मैं डेटा देख रही हूँ, तो जैसे ये था, अगर मैं उसको ना एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी, ठीक है, तो वो मेरी ऐसे कहीं जा रही है, स्ट्रेट नहीं है, बट मैं देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया है ना, जितना स्प्रेड होता है, कई बार आर अगर एकदम पॉजिटिव, जैसे आपने अभी 9 9 वाला नहीं देखा था कुछ, ठीक है, तो आपका डेटा देखोगे ना वो ऐसे होगा, मतलब एक पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, उसके ऐसे ऐसे पास में ही डेटा घूम रहा होगा, तो जितना वो स्प्रेड होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग, तो शायद पास R के 1 के पास जा रहा है, अगर जितना वो स्प्रेडेड बाहर है तो आर उसमें उससे दूर जा रहा है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ग्राफ के हिसाब से वो हमारी, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि रियल टाइम डेटा में किस हिसाब से होता है, तो ये ग्राफ हम लोगों को बताते हैं कि हमारा डेटा किस हिसाब से है, तो वो क्या है, हमें रिलेशनशिप बताता है, फिर वो हमें प्लॉटिंग में हेल्प करता है डेटा, कि हम लोगों को कौन सा बट मेथड यूज सही करना ग्राफ है। चुनने के लिए हमें ये निकालना पड़ता है। यस, कि कौन सा ग्राफ, एज एन ग्राफ चुनने के लिए हमारे ऐसे होता है कि रिग्रेशन का ऐसे ग्राफ बनता है, तो आपका बेसिकली ऐसे होता है कि हम लोग को इससे पता लगता है कि हम कौन सा टेस्ट, जैसे हमने जेड टेस्ट और अपने टी टेस्ट वगैरह पढ़े थे ना, मैंने पहले क्लास में पढ़ा है, तो वो ये ग्राफ जैसे जैसे डेटा होगा, तो हम लोग को ये देखने होता है, उसमें ना मेथड्स होते हैं, जैसे फिर हम लोग को मल्टीकोलिनियरिटी चेक करनी होती है, तो हमारा R² निकलता है, कोरिलेशन सबका हम निकालते हैं, तो रियल लाइफ में क्या होता है, हमारा डेटा वो हमारी फिटनेस बताता है, कि जिस हिसाब से जो वैल्यू होगी ना, कि जो हमने लाइन ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा रियल लाइफ का डेटा लीनियर होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि कितना उस एरिया के अराउंड चल रहा है, जो मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है ना उसके अराउंड कितना चल रहा है, तो वो रिलेशनशिप उस लाइन के साथ बताएगा, कि जो डेटा है उसके आसपास। इफ यू रिमेम्बर हमने मीन पढ़ा था, कि हम वेरिएंस पढ़े, उस मीन के अकॉर्डिंग जो हमारा मीन डेटा है उसके अकॉर्डिंग बताता है हमारा कितना डेटा स्प्रेड है, तो ये सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग, तो हमें रियल लाइफ डेटा में ना ऐसे काम आते हैं सब चीजों का, कि कितना डिपेंडेंसी है, तो वो हमारे टेस्टिंग में काम आता है, कि हम लोगों को क्या डेटा लेना है, या हमारा जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं कि उसके साथ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, गुडनेस ऑफ फिट है कि नहीं, वो डिफरेंट मेथड्स है, ये उन्हीं में से एक है, कि हम रिलेशनशिप और इनको चेक करने के लिए हमारी लाइफ सिंपली, अगर नॉर्मल कोई भी आपका डेटा है जिसके अंदर सिंपल आपको पता लग रहा है कि लीनियर है, तो कितना ईजी हो जाएगा ना, बट इफ यू आर नॉट इवन स्टार्टिंग चेकिंग, व्हाई टू गो ऑन, मतलब आप बड़े टेस्ट पे क्यों जाइए, आपके सिंपल, सबसे सिंपल टेस्ट होने चाहिए। आपके इसके बाद बहुत सारे टेस्ट आता है, मल्टीकोलिनियरिटी और सारे, तो वहां पे हम लोगों को होती है, तो वो पहले सारा, बट रियल लाइफ डेटा ऐसा नहीं होता ना कि आपके लीनियर डेटा चलता है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपका रियल लाइफ डेटा लीनियर, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, तो ऐसा नहीं होगा जो मैं सोच रही हूँ उसी प्रोपोर्शन में तुम सोच रहे हो, उसी प्रोपोर्शन में अनदर स्टूडेंट इज थिंकिंग, तो वो उन सब चीजों को करने के लिए हम लोग को ये सब पता होगा। ठीक है, ठीक है, ओके ये ना को रिलेशन एनालिसिस के मैंने और मेथड डाल रखे हैं,
तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर वैसे है नहीं, तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। आपने जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला वहां किया था ना, इसमें क्या है, प्रोडक्ट मोमेंट है। ये आपको क्या, दो वेरिएबल का ना बेसिकली आपको क्या स्ट्रेंथ, और जैसे हमने ये वाली चीज किया ना कि कितना, वही चीज आपको रिलेशन, बट दीज आर डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बात होती है, यहाँ पे क्या हम डिस्क्रीट बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल जब हो रही है 120, जब आपकी कंटिन्यूअस में बात होती है ना, तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज करते हैं। आपके एग्जाम में वैसे प्रोडक्ट मूवमेंट आता है नहीं अभी तक, मैंने पेपर में भी नहीं देखा, आपका यही आएगा नॉर्मल सिंपल डिस्क्रीट वाला। बट जस्ट इन केस है तो आप क्या करेंगे कि इसी को, एक मिनट, ठीक है, इसी को आप क्या हम लोग का क्या रहता है कि जो हमारा फॉर्मूला सेट है, देखो यहाँ पे क्या है, इफ रिमेम्बर यहाँ पे अलग अलग सबका फॉर्मूला है, एन एक्स वाई माइनस ये वाला। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे एन का, आपने निकाला, फिर एक्स वाई का सम किया, फिर एक्स का किया, फिर यहाँ पे आपने अंडर रूट में वही चीज करी है। ये कंटिन्यूअस है, बट आपको मेक श्योर ये यूज करना है कि जब यूज कोरिलेशन आपका है ना ये वाला होता है, और ये जब कहा, क्योंकि आपका रियल लाइफ डेटा, जैसे मैंने बोला, हर डेटा डिस्क्रीट में नहीं होता, मोस्टली डेटा आपका कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए हम कंटिन्यूअस, ये डेटा ऊपर जो हमने कोरिलेशन पढ़ा था ना सिंपल, वो आपका डिस्क्रीट का है, ये आपका कंटिन्यूअस का है। यहाँ पे आपको सबका दिया हुआ है कि एक्स और वाई आपका नॉर्मल वेरिएबल्स का है, और ये ठीक है। अब स्क्रीन आ रही है ना सबको? यस मैम। अच्छा, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर एक आपका डेटा दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द वन, हाइट का ये नॉर्मल कंटिन्यूअस में है नहीं, नॉर्मल डिस्क्रीट का है, बट लाइक नॉर्मली बता रही है, यही ऊपर वाला ही है। तो इसमें आप देखेंगे हाइट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिक अगर दिया हुआ हो कि ये मेथड निकालना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला ना कि मेथड कब यूज करना है, पहला, दोनों वेरिएबल आपके कंटिन्यूस हो, तो इसमें तो दिए हुए नहीं है, तो 0.5 हो 0.7 हो, तब आपको ये यूज करना है। दोनों में लीनियर हो रिलेशनशिप, हमारा हम लोग को दिया हुआ हो कि लीनियर है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले ये है कि नहीं, आपका या तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉट एवर। फिर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एन, और सेंटर लिमिट अप्लाई हो रहा है, ये चीज है ना। तो ये आपके बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन इतना आता नहीं, क्योंकि आपको फिर ये चेक करना पड़ेगा ये सब, बट जस्ट इन केस इफ यू वांट टू, मैंने डाल दिए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है N5, आपने मेथड निकाले, फिर यहाँ पे आपने R निकाला, वो 1 दिया हुआ है। तो पहला आपका आ रहा है कि किसके अकॉर्डिंग है, तो पॉजिटिवली लीनियर है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब IM से कि इसके अकॉर्डिंग, जितना मैंने आपके पुराने पेपर्स देखे ना, ये मेथड आप लोगों के लिए थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें चेक करनी पड़ती है, जैसे सेंट्रल लिमिट पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। वैसे तो अगर पेपर होगा तो नॉर्मल देंगे, नॉर्मली, ठीक है। बट आपको ये वाला जो है आर, ये फॉर्मूला आना चाहिए, आर वाला, कि आपको रिलेशनशिप, फिर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, -1 1, ठीक है, समझ आया ये वाली चीज सबको? मैम बुक में यस भी ये मैम। मेथड गिवन नहीं है वैसे, जो हमारे पास हमको दी गई है। हाँ, उसके अंदर नहीं है ना, आई थिंक यूनिट में तो नॉर्मल, आई थिंक इसमें इतना ही है ना, ये वाला नॉर्मल वाला ही है, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग, कार्ल इतना ही दिया। पियर्सन वाला ही है बुक में। तो कैलकुलेशन ही करोगे, लेट इट बी, तो मतलब मैंने ओवरऑल ही बनाई थी, तो इसके अंदर फिर मैं ये फिर आगे नहीं बढ़ा रही, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो लीव दिस, सिर्फ कार्ल पियर्सन ही पढ़ना कोफिशिएंट्स में, ठीक है, कोरिलेशन के अंदर। एवरीवन गॉट इट? कार्ल यस मैम। कोरिलेशन कोवेरिएंस समझ आ गया सबको? यस मैम। यस। तो हम रिग्रेशन पे चले। यस मैम। यस यस मैम। मैम। जब मैं रियली शेयर तो करूंगी, बट प्लीज मेक श्योर whoever इज शेयरिंग इट ना, तो उसमें स्पेसिफिकली लिख देना कि सिर्फ कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन ही करना है, और सारे एग्जांपल्स नहीं करने। तो बच्चे अभी आए नहीं है ना, तो दे विल गेट कंफ्यूज एज वेल। या फिर मैं इसको एडिट देखती हूँ, अगर एडिट हुई तो मुश्किल है, ठीक है। तो हम अभी लीनियर रिग्रेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने कोरिलेशन रिग्रेशन हमने ये सब बात करी, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये अब हमारा जो रिग्रेशन, लीनियर, अगेन लीनियर है, रिग्रेशन दूसरे भी होते हैं कि अलग अलग है, बट यहाँ पे अभी उन दोनों से क्या डिफरेंट वैल्यू है, इस पर्टिकुलर फाउंडेशन हम लोग वहां पे क्या आपको डायरेक्शन पता लगता है कि किस हिसाब से हमारा डायरेक्शन चलता है, राइट।
यहाँ पे स्पेसिफिक आपका लीनियर रिग्रेशन, जो आपको रिग्रेशन क्या बताता है, रिग्रेशन आपको ये बताएगा कि आपका जो है ना प्रेडिक्ट करेगा, मोबाइल पे नॉर्मल पेज पे एक मिनट बच्चा, स्क्रीन विजिबल है ना अभी सबको, या कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम। देखो अब इसी के ऊपर विल बी वर्किंग, या रिग्रेशन की हम लोग बात करते हैं। तो रिग्रेशन क्या बताता है आपको, है ना, एक वैल्यू प्रिडिक्ट करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की आपको करेगा बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किस हिसाब से जाएगा। कि हम लोग ये देखते हैं कि हम वैल्यू प्रिडिक्शन होना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लीनियर एक इक्वेशन बनाते हैं कि किस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई आपका, मतलब y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं बोल रही हूँ y है ना, कुछ x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से। तो हम लोग ये अब इस यहाँ पे नहीं, वहां पे हम क्या थे, हम डायरेक्शन बताते हैं कि पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y पे क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि वैल्यू प्रेडिक्शन में आ जाती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके, डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आ रहा है और कैसे चेंज आ रहा है। गॉट इट? आपको ये बताता है। अब आपको ये क्या है, दोनों इसमें लीनियर वाला जो है इक्वेशन हमारी लीनियर में ही रहती है, बट यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर, एक से ज्यादा वेरिएबल्स यहाँ पे काम आते हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर। कि आपके ए बी सी है, जेड है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे बेस्ट इसका रहता है कि आपको अगर इक्वेशन आ गई, आपको 5 ही दिए हुए, 5 वेरिएबल दिए हुए, आपने एक इक्वेशन बनाई, तो आप फ्यूचर आउटकम उसका रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज तक के टाइम में ये क्या करता है, प्रोडिक्शन जो एस्टिमेशन हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए हेल्प होता है। होता क्या है, आपको पास्ट का डेटा है, ठीक है, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू, आपने एक इक्वेशन, आपने देखा कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो एक्स पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंट हो रही है, और आपने उसकी कोई इक्वेशन निकाली। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 4 कुछ आ रही है वाई की वैल्यू, जस्ट इन केस एन एग्जाम्पल है। अब हमारी क्या है, आपके पास है कि 20 तक आपको, मतलब आपको ऐसे दिया हुआ था कि 1 से 20 तक आपकी वैल्यू दी हुई थी, 1 फिर 2 है, तो फिर ये बेसिकली 24 है, लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब वो इस हिसाब से कर दूं ना, 21 बेटर, फिर 3 है, तो 24, जैसे जस्ट इन केस मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ऐसे आपको दिया हुआ था कि ऐसे एक वैल्यू चल रही है, ठीक है, आपको 20 तक दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे 20 तक, आपने फिर आपने एक इक्वेशन बना ली कि इस हिसाब से वाई की वैल्यू आ रही है। तो अगर आपको कोई इन द फ्यूचर बोलता है कि 50th डे, 20 डेज का ऐसे कोई इक्वेशन चल रही है, वेदर का चेंज हो रहा है, आपको ये डेटा दिया हुआ है, ये हर दिन का जो डेटा है, एक फॉर एग्जाम्पल मंडे का है, आज के दिन एक वेदर है कि मंडे को आपका जो फर्स्ट है उस दिन क्या है, मंडे की चीज हो रही है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, मंडे को हम बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे टेम्परेचर, मैं ये बोल रही हूँ कि ह्यूमिड जो हमारा है, तो फॉर एग्जाम्पल 20% ह्यूमिडिटी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि जो वेदर है, बारिश कितनी हो सकती है उस दिन, कि देर आर कि इतनी परसेंट ह्यूमिडिटी है, कि इतना टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल 22 टेम्परेचर चल रहा है, तो उसने मैं किसी, मैं बोल रही हूँ कि 10% चांस है, ठीक है, वेदर का। कि अगर मैं फिर बोल रही हूँ कि 20% उसकी ह्यूमिडिटी इतनी चल रही है, तो 20% चांस है। ठीक है, जस्ट इन केस आई एम सेइंग, कोई भी एग्जांपल का है। फिर 25 बोल रही हूँ तो 50% चांस है, फिर 27 बोल रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग की आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 70% चांस है, या जो भी है। तो आप उसमें आपने ये फाइंड किया, आपको ऐसे 4 डेटा दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, अब आपने देखा कि जैसे इसके अंदर आपने कोई रिलेशनशिप निकाल लिया कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू से इंक्रीज कर रही हूँ कि यहाँ पे उतना चेंज आ रहा है। ठीक है, वो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स की वैल्यू, आपने जो वाई की वैल्यू फाइंड करी, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 इंक्रीज कर दूं तो ये कितना आ रही है, भी डबल इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक। ठीक है, एक्स प्लस 10 समथिंग कुछ हो रहा है, मतलब जस्ट इन केस ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपको अगर 4 वैल्यू दी हुई, तो आप इससे आप ये देख सकते हो ना कि अगर 5th डे जो टेम्परेचर, मैंने बोला कि जो 5th डे है आपका, फ्राइडे को आपका टेम्परेचर 30 है, तो आप ये निकालो कि अब कितना परसेंटेज है कि वो वाई की बारिश होगी कि नहीं होगी फ्राइडे को। आप ये निकाल सकते हो ना इस इक्वेशन से, कि अगर मुझे एक इक्वेशन पता लग जाए तो।
तो ऐसी इक्वेशंस को जब हमारे पास डेटा है, हमने डेटा फिट किया, उसकी एक लीनियर इक्वेशन निकाली, उस रिलेशनशिप में हम ये निकालते हैं कि फ्यूचर आउटकम क्या होगा, हमारा जो है फ्यूचर आउटकम क्या होगा, तो ये एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसी लीनियर इक्वेशन को हम लोग, उसके लिए हम लीनियर इक्वेशन, समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रही थी? फ्यूचर आउटकम्स के हिसाब से आपको डेटा दिया हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड करी, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू आर फाइंडिंग कि नेक्स्ट डे आपको क्या डेटा आ रहा है। समझ आया मैंने क्या भी, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू, मैं क्या बताना चाह रही थी? मैम मतलब मैम इसका मतलब तो आप ये बेसिकली मैम बेसिकली हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो गिवन डेटा में से, हाँ, तो मतलब that जो तो वो वाला, बेसिकली जो जिससे हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सके, जिस विद मिनिमाइज एरर। हाँ, ओके। ठीक है, समझ आया? ये तो यस सिंपल मैम। लीनियर मतलब सिंपल Yes. वो हो गया कि आप इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फाइंड कर रहे हो। रिग्रेशन इन इटसेल्फ क्या है मतलब जैसे वो हमने कोरिलेशन और जैसे ठीक है, ये आपका इक्वेशन जिस हिसाब से आप जो प्लॉटिंग करते हो ना, तो ये वही जो मॉडलिंग हम लोग जो करते हैं ना वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए, तो आपका ये वही मॉडल है कि रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में जो दोनों स्केलर और जो इंडिपेंडेंट जो है ना उनका, तो यहाँ पे मेन जो लीनियर रिग्रेशन का जो मेन काम है ना, वो आपको बेस्ट फिट लीनियर इक्वेशन आप फाइंड करते हो, ये वही है आपका रिग्रेशन का काम, वही है कि जो बेस्ट इक्वेशन है ना आपकी लीनियर इक्वेशन, अब वो फाइंड करते हो, एंड हाउ टू फाइंड दैट वो हम लोग मॉडल करते हैं। वो आपको लीनियर रिग्रेशन बताता ही है कि आपकी बेस्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, कि आपका डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है ना एक्स और वाई की, कि वो डिस्क्राइब कर सके। समझ आया या नहीं? मतलब यस मैम। समवन लाइक बच्चा पूछ रहे थे कि ये चीज थोड़ी समझ आए, मतलब वहां पे क्या है आपका रिग्रेशन, आपको ये होता है ना कि आपको ये बताता है कि जैसे कोवेरिएंस से डायरेक्शन दे रहा है, सेकंड वाला आपको दोनों का वो दे रहा है, यहाँ पे आपकी लाइन की किस हिसाब से आपकी जो लीनियर, आप एक लाइन ऐसी मॉडल बनाते हो कि उससे हम लोग बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं, उससे हम आगे ना प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो इसका मेन मॉडलिंग का काम वही है रिग्रेशन, कि आपको ये आपको बताता है कि एक आप एक ऐसी बेस्ट लाइन इक्वेशन बनाते हो कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस। ओके मैम। समझ आया? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। या श्योर। यस मैम। तो आप तो इफ यू आर आस्किंग जिस हिसाब से ना, तो आपका ये क्या करता है, इट एम्स टू एस्टिमेट अ कंडीशनल एक्सेप्शन, कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपको गिवन द एक्सेप्शन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपको इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो आपको एस्टिमेट करने में, फ्यूचर आउटकम निकालने में कि कितनी इवन दो कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, बट वो बेस्ट फिट आंसर किस हिसाब से होगा, वो मेकिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के अकॉर्डिंग हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग समझते हैं, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग रिलेट करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करके हम डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसका जो मॉडल है नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, ठीक है। ई आपका एरर टर्म आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आपका मैथ्स के अंदर है ना एरर जो हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा। अब एक बात हो, अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको a प्लस बी एक्स कर दूं तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? y यस इक्वल्स मैम। टू a है ना, यस मैम। बट यस मैम। पे यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये आपका क्या, अगर एरर टर्म यहाँ पे नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो, ये एग्जैक्टनेस की बात हो जाती है, हम लोगों का कोई प्रोडक्शन ये नहीं हो रहा कि उसमें कोई एरर आएगी रियल लाइफ। बट स्टैट्स का यही है, जो आपका मैथ्स और स्टैट्स में जो मेन डिफरेंस है ना, वो आपका एरर टर्म का ही रहता है, कि आपका जो एग्जैक्टनेस हम लोग बोलते हैं ना, मैथ्स आपको क्या देती है, वैल्यू की एग्जैक्टनेस वैल्यू देती है, वेयर स्टैट्स आपको देता है नियर वैल्यू, ठीक है, कि इतना परसेंटेज इस पर्टिकुलर वैल्यू में एरर आ सकता है, यहाँ से बड़ा छोटा हो सकता है। तो जो मैथ्स है वो आपका एग्जैक्टनेस देता है, स्टैट्स आपको वही देता है, प्रिडिक्ट करता है, बट उसमें एक्चुअली रियल लाइफ कंडीशन होती है, हम लोग रियल लाइफ डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे स्टैट्स आती है। तो यही चीज डिफरेंस आता है, इफ समवन एवर आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चन की स्टैट्स और मतलब मैथ्स का क्या डिफरेंस है, अगर ये लीनियर है, लाइन तो दोनों ही लीनियर है, तो मेन डिफरेंस क्या है, तो आपको ये एरर टर्म बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। गॉट इट? कि एरर क्या बताता है, ये
नॉर्मल बता रही हूँ, नॉट लाइक एग्जाम वाली चीज नहीं, बट नॉर्मली कि एरर का क्या लॉजिक है। तो आपको ये बताता है कि कितना आप उस पर्टिकुलर लीनियर में हम कितनी उसको अलाउ कर लेंगे, ये एरर टर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो इक्वेशन जो बन रही है, यू कैन सी हमारे पास 5 वैल्यूज है। पहला y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस एरर। ठीक है, अब इनका क्या है, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये प्रिडिक्ट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं x के प्रोपोर्शन, x कितना, x के रिलेशन में हम ये इस पर्टिकुलर को हम डिफाइन करने की कोशिश करें कितना प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, ये चाहे आउटकम वेरिएबल हो, टारगेटेड वेरिएबल, वी कैन हैव अनदर, तो मोस्टली डिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलते हैं। बाय डिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड इंडिपेंडेंट, ये आपका है कि इससे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल से आपका और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, देन y इंटरसेप्ट क्या है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका इफ यू सी जब x इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x जब 0 रख रहे हो तो वैल्यू y हो रही है ना अपने आप, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, जो भी y की, फॉर एग्जांपल 2 मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ, y इक्वल्स टू 2 प्लस 4x। ठीक है, प्लस एरर टर्म, यहाँ पे अगर x 0 रखनी हो तो y की वैल्यू 2 होगी ना, तो आपका पॉइंट ए वो है इंटरसेप्ट, इट इज अ पॉइंट वेयर द रिग्रेशन क्रॉसेस द y एक्सिस, ये वाला बेसिकली ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं ये बोल रही हूँ, एक मैंने ऐसे लाइन बनाई है कि किस हिसाब से, ठीक है ये ऐसे, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है रिग्रेशन, लाइन का कोई भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो जब x की वैल्यू आपकी 0 है तब y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट, ये वाला पॉइंट आपको क्या देता है, ये वो वैल्यू है जहाँ पे y एक्सिस पे आपकी जो लाइन रिग्रेशन आपने लाइन बनाई है वो वहां पे इंटरसेप्ट। व्हाट इज x और y का क्या है, इंटरसेप्ट का क्या पॉइंट है यहाँ पे। इसमें फिर आपका स्लोप यस आता है b, स्लोप का क्या है, दिस इज द चेंज इन y फॉर एवरी यूनिट x। तो यहाँ पे जैसे, यहाँ पे आपका एक फिक्स्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू, y हम लोग जो स्लोप बोलते हैं ना, कि इतना 4 टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट इनकेस इसको नॉर्मल हटा दूं तो अब मैं यही बोलूंगी ना कि अगर मैं x की वैल्यू 1 कर दूं, y की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ रही है हर बार, ऐसी बढ़ रही है ना इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो उतना टाइम्स चेंज रिप्रेजेंट द चेंज इन y फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन, आपको ये बताता है कि कितना स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की लीनियर, जो मैं आपको बोला लीनियर, आप पूछ रहे थे ना कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें, वहां पे आपका कोवेरिएंस और कोरिलेशनशिप आपको यही बताएगा कि कितना डायरेक्शन और उसके अकॉर्डिंग है। अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या आपका नेगेटिव में जाएगा ना, लीनियर लीनियर इक्वेशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा और वो परफेक्ट होगा कि वो एक अलग चीज, बट ये आपको बताता है कितने मैग्नीट्यूड पे चेंज हो रहा है, वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है लीनियर रिलेशनशिप एक्स और वाई के बीच। समझ आया कि ये वाली चीज स्लोप यहाँ पे क्या है, वहां पे हम लोग नॉर्मली हर इक्वेशन होती है ना कि कोवेरिएंस और सब में, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका गेन, देन वी हैव एरर टर्म, ये क्या है, रिड्यूस इररिड्यूसिबल एरर इन द मॉडल, ये हम लोग बेसिकली एरर टर्म का वही, कि इसको इससे ज्यादा हम इसको नीचे रिड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा रियल लाइफ डेटा में ऐसा हमेशा होता है, आपकी एक ये बेस्ट फिट लाइन बनाते हो, आपने रियल लाइफ डेटा, आपने एक लीनियर इक्वेशन की लाइन बनाई, बट स्टिल इन रियल लाइफ इट इज देयर ऑलवेज सम कंडीशन जिसके कारण, फॉर एग्जांपल एक मैं ना एग्जांपल आपको दूं, आपने ना पौधा, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एग्जांपल है, आपने प्लांट करा है उसके अंदर, अब उसके अंदर दो प्लांट की जो ग्रोथ है वो दो चीजों, फॉर एग्जांपल सनलाइट पे डिपेंड करती है। तो आपका जो एक्स है वो क्या है, सनलाइट, और वाई क्या है आपकी ग्रोथ। ठीक है, बट आपने ये लिया है कि सनलाइट, अगर मैं उसको 2 घंटे सनलाइट दूंगी तो उसकी ग्रोथ डबल होगी, अगर मैं उसको 4 आवर्स सनलाइट दूंगी तो उसकी ग्रोथ 4 टाइम्स होगी, जस्ट इन केस एक एग्जांपल ले रही हूँ। बट इट्स नॉट ओनली सनलाइट जो ग्रोथ में हेल्प करता है, देयर आर अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस आपने एक वाटर लिया, मैंने ना सनलाइट के साथ साथ वाटर भी ले लिया, कि मैं उसको अगर 1 लीटर वाटर दे रही हूँ तो डबल ग्रोथ हो रही है, 2 लीटर दे रही हूँ तो 4, जस्ट इन केस वट एवर द लीनियर, मैं कोई एग्जाम्पल वैसे ले रही हूँ। ठीक है, बट सिर्फ वाटर और सनलाइट ही ऐसी चीज है क्या कि जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर ना, कि यस एयर मैम। किस हिसाब से है, आपने
अंदर रख रखा है, इंडोर में है या आउटडोर में है, समझ रहे हैं? तो ये जो टर्म्स है, ये ऐसी कंडीशंस बताता है कि जो है ना, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि उस ग्रोथ पे कितना उसका अफेक्ट आ रहा है। वो अफेक्ट दे रही है, आप इंडोर आपने प्लांट अंदर रख रखा है कि बाहर रख रखा है, बट हम लोग उसको कोई अकाउंटेबल के अकॉर्डिंग नहीं आए। ये फैक्टर होता है वो इंक्लूड, कि उसके कारण अफेक्ट आ रहा है, वो हमें पता है, बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वो जो ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर जो ऐसे जो हम लोग वो बोलते हैं ना पोर्शन, कि जिसके अंदर वाई के कारण चीजें डिफरेंस आ रही है बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, उनको हम एरे टर्म से डिफाइन करते हैं। समझ आया एरे टर्म का क्या मतलब है एग्जैक्टली एवरीवन, कि क्या एरे टर्म का यस इंडिकेट? एक ऐसे एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किस हिसाब से हमने कोई भी दो यस वेरिएबल ले ली मैम बट आगे दो कंडीशन, ठीक है? ओके क्यों मैम एरे एक चीज टर्म? इस हाँ बोलो बच्चा, क्या या है? प्लीज ओके इट्स ओके नहीं, मैम जो इसमें स्लोप है इसमें हमें ये पता लगा था कि लीनियर इक्वेशन का जो स्ट्रेंथ है और जो डायरेक्शन है वो हमको ये बता रहा है, बट हमको स्ट्रेंथ मतलब डायरेक्शन तो हमको कोरिलेशन और कोवेरियंस दोनों में पता चल रहा है, स्ट्रेंथ हाँ हमको कोरिलेशन में पता चल जा रहा है, तो आई थिंक यस, ये चीज कॉमन ही है ना फिर मतलब उससे हाँ। अब आप मुझे पूछ रहे थे तो ना क्या है, ये हम वहाँ पे यूज करेंगे। मैं आपको लीस्ट स्क्वायर का एक मेथड का एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि वहाँ कोरिलेशन निकालते हो, जो इंटरसेप्ट आप निकालते हो ना, वही वहां से निकलेगा। आई विल शो यू हाउ इट विल बी। तो वही जो आप, मैं आपको, क्योंकि आपका कोरिलेशन में आप स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो वहां पे आपको एक डायरेक्शन देता है और एक होता है, तो लीनियर रिलेशन वो यूज करता है स्लोप के हिसाब से निकलता है, उसी कोरिलेशन को यूज करके हम स्लोप का करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको इस इक्वेशन में दिया हुआ होगा ना, कोई इक्वेशन निकालनी है, तो आपको इंटरसेप्ट बी भी निकालनी होगी, बी की वैल्यू क्या होगी आपको इक्वेशन निकालने के लिए, फिट करने के लिए मॉडल, तो वो आप वैल्यू कैसे निकालोगे रिलेशनशिप? व्हाट इट एवरीवन? एक बार मैं नेक्स्ट पे जाऊँ, यस आई एक्सप्लेन बच्चा कि आप जो बोल रहे थे ना कि डिफरेंस, वो डिफरेंस का यहाँ पे ना, उसका को रिलेशन का यहाँ यूज होता है लीनियर रिलेशन में, तो ये चीज निकालने के लिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी नीचे, ठीक है? Sure. ओके। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने बोला है कि मतलब फिटेड वैल्यू या रेसिडुअल्स, हम लोग रेसिडुअल्स आप एरे टर्म्स हम लोग ये करते हैं कि किस हिसाब से है, तो यहाँ पे ना दो मतलब आपकी टर्मिनोलॉजीज जो आपको रिग्रेशन में हमेशा ही यूज होती है, एक होती है फिटेड वैल्यू, एक होती है रेसिडुअल, ठीक है? मतलब तो फिटेड वैल्यू क्या होती है, वाई कैप हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ईच ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन रिग्रेशन, ठीक है? जैसे मैंने बोला आपको 5 वैल्यूज दी हुई है, आपने 6 या 7th वैल्यू प्रिडिक्ट करी है, ये जो 6 और 7th वैल्यू हम उसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वाई कैप से, गॉट इट? तो ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो फिट कर रहे हैं ओरिजिनल डेटा से हम लेके फिर उसको फिट कर रहे हैं, तो वो वाले डेटा उसको क्या कहते हैं, फिटेड वैल्यू, ठीक है? फिर रेसिडुअल क्या है, कि जो एक्चुअल आपकी ऑब्जर्व वैल्यू थी और जो प्रिडिक्ट आपने वैल्यू करी है उनके बीच का डिफरेंस, ये रेसिडुअल आपको एरर रिडक्शन की देता है, तो कितना रेसिडुअल आ रहा है। रेसिडुअल इज अनदर रिग्रेशन का बहुत अलग एक कॉन्सेप्ट भी है, तो बट जस्ट इन केस अगर आपको कोई नॉर्मली आपको आप पूछा जाए रियल लाइफ में, तो आप यही बोलोगे जो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू है और फिर आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है रिग्रेशन में आपने जो प्रिडिक्ट किया उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल एरर या रेसिडुअल वैल्यू, गॉट इट? अब आपका जो रिग्रेशन का एवरीवन आस्किंग कि क्या यूज है, तो आपका क्या है, गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन का क्या होता है, फाइंड द लाइन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा। आप एक ऐसी लाइन बनाते हो या फिर एक ऐसी लाइन फाइंड करते हो जो आपके डेटा के लिए बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी, आपके डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी। बहुत सारे मल्टीपल लाइंस होंगी किस हिसाब से है, बट वो लाइन एक ऐसी होगी वो आपके डेटा का आसपास, उसका बेसिकली जो फॉर एग्जाम्पल इसका जो एक ऐसी लाइन है, मीन जो होगा ना, इन सब का आपका मीन देखना स्टार्ट करोगे ना, तो उसके आसपास ही निकलेगा, तो आपका रियल लाइफ डेटा इसी के आसपास घूम रहा है, ठीक है? मैंने जैसे बोला कि अब जैसे एक ऐसी लाइन है इसके अंदर डेटा स्कैटर्ड है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे से जा रहा है, तो मैं यही बोलूंगी ना, हाँ ऐसे यहाँ पे कुछ डेटा है बट मैं स्टिल आई से कि मेरी बेस्ट फिटिंग लाइन यही है, कुछ डेटा ऊपर जा रहा है बट स्टिल मेरा मोस्टली डेटा इसके अंदर ही है ना, इसलिए वो बेस्ट फिट लाइन के अकॉर्डिंग। तो आपको लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, आपको यही लाइन फाइंड करने में हेल्प करता है कि जो आपको डेटा का रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट लाइन कौन सी कर सकती है, ठीक है? और ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में भी यही मेथड है, आई थिंक एसएलएम में, आई डोंट नो, आई थिंक लीस्ट स्क्वायर ही है कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ही, ओएलएस मेथड ही है। तो ये आपका क्या करता है कि जो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस है उन दोनों का, ये क्या मिनिमाइजेस द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व
of the dependent variable y and the predicted value y है। बच्चा म्यूट कर लीजिए आपको, ठीक है। तो हम वही चीज फाइंड करते हैं, ये आपको मिनिमाइजेशन हम लोग निकालते हैं कि दोनों के बीच का जो है आपकी रियल लाइफ वैल्यू जो आपको दी हुई है, फिर आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर करके उसको मिनिमम, तो वो आपका जो डेटा है इसका हम इसको क्या कहते हैं, ओएलएस मेथड। इसका क्या फॉर्मूला है, वाई आई माइनस ए प्लस टी एक्स आई का होल स्क्वायर। इसको पूरा आपने किया होल स्क्वायर, फिर उसका सम, ये बाय मिनिमाइजिंग दिस सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल ओएलएस मेथड इंश्योर्स रिग्रेशन लाइन इज क्लोज टू द पॉसिबल ऑफ ऑल डेटा। यू हैव टू राइट, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि इसका क्या यूज है, कि हम ये क्यों करते हैं सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, इसका मेन यही कि ये रिग्रेशन लाइन को इंश्योर करता है कि वो डेटा के क्लोजेस्ट पॉसिबल पे हो, क्लोज हो ऑल टू द पॉसिबल पॉइंट, जितना उनके पॉसिबल है उस पॉइंट पे हो। समझ आया? तो ये वाला आपका है एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, दो वेरिएबल है ए और बी। इफ यू सी, ये देखो ढंग से दिख रही है, ढंग से कि यहाँ पे दो लाइन का आ यस रहा है। मैम। तो देखो एक ऑरेंज एंड ब्लू है, तो आपका डेटा जिस हिसाब से दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो लाइन बना, तो आपको दो वेरिएबल्स के बीच के आपकी जा रही है, अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्स और वाई का, ठीक है। तो ऐसा डेटा जिस हिसाब से होगा ना, ये अलग अलग रिप्रेजेंट करता है कि उनकी स्ट्रेंथ भी ए और बी की फिर स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा बट देयर विल बी स्ट्रेंथ डिफरेंस। आप ढंग से देखो ना, आप शेड देखोगे कि आप उनका मीन आसपास है, बट इसका देखो एरिया किस हिसाब से बढ़ा हुआ है, ऑरेंज और ब्लू में देयर इज अ डिफरेंस। शेडिंग देखना थोड़ा सा ब्लू और ऑरेंज वाले, तो फिर वही डिफरेंस जो आप, मैम इसमें टू ग्राफ्स को ओवरलैप किया हुआ है क्या मैम, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को? यस, तो वही दिखा, ब्लू इज ग्रुप ए एंड ऑरेंज इज ग्रुप बी। तो आप देखोगे एक ओके डेटा है वो, जब लाइन उसकी आगे पॉइंट तक जा रही है, बट ब्लू की लास्ट लाइन कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास है, छोटा है बट ब्लू बीच में छोटा आ रहा है ना डेटा, ऑरेंज ज्यादा लेंथ पे है। ब्लू की लाइन है ना, शेडिंग देखो, ब्लू की इस साइड देखो, यहाँ पे भी कम है, इस साइड भी कम है, ऑरेंज ज्यादा है, तो वो डेटा है कि स्प्रेडेड ज्यादा है। गॉट इट? तो ऐसी है। अब जब लीनियर रिग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आपको अजम्पशंस लिखनी होती है, और आपके एग्जाम्स में आते हैं कि क्या क्या अजम्पशन हमने फॉलो करिए। तो पहला उसके अजम्पशन है कि लीनियर रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो मीन में है उससे लीनियर है, पहला लीनियरिटी है। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, रेसिडुअल एरर्स है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर उनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जो आपके रेसिडुअल ई की जो वैल्यू निकलती है, कोई कोरिलेशन बीच के बीच में कुछ भी नहीं है। ये डबिन वॉटसन टेस्ट से होता है, ये मोस्टली हम लोग अभी जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, और कोडिंग से ये सारी चीजें चेक करते हैं, देयर आर स्पेसिफिक मेथड फॉर दैट, तो वो अभी आपके है नहीं, तो कैसे हम चेक करते हैं वो सब आता है, ठीक है। देन होमोसेडासिटी है, तो इसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि जो वेरिएंस आ रहा है ना रेसिडुअल का, वो कांस्टेंट है एक दूसरे इंडिपेंडेंट में, ठीक है। ये हमें स्पेसिफिकली चेक करनी पड़ती है कि जो स्प्रेड है रेसिडुअल का, वो रिग्रेशन लाइन के रफली इक्वल है, बहुत ज्यादा मतलब रफली, अगेन मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, रफली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल बहुत रेयर होगा, ठीक है, रियल लाइफ डेटा में, क्योंकि बेस्ट फिट है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि अजम्पशन लेके चलते हैं कि होमोसेडासिटी है कि इसके अराउंड मोस्टली डेटा में लेके चलते हैं कि इसका जो वेरिएंस होगा ना, वेरिएंस क्या होता है, मीन वेरिएंस ऑफ मीन, मेन जो मीन है मैम आपका स्क्रीन फ्रीज है शायद फिर से। ठीक हो, यस यस मैम, मैम। नहीं दिख रहा। नितिन भाई, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट, बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है। अब ठीक है, यस यस मैम। मैम, बेटर। ठीक है। तो होमोसेडासिटी में वही बोल रही थी, वेरिएंस से आपको याद है, हम ये बोलते हैं उस पर्टिकुलर, उस मीन से आपका जो डेटा है, वेरिएंस आपको यही बताता है ना कि एक मीन मैंने निकाला है, 50 निकाला है, तो आपको वेरिएंस ये बताएगा कि कितना उस 50 से डेटा हर पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। तो होमोसेडासिटी हम वही चेक करते हैं कि जो रफली उस डेटा के वेरिएंस जो हमने मीन या जो अपने लाइन फिट ऑफ निकाला है, वो उसके रफली इक्वल बताता है। ये हम अजम्पशन लेके चलती है कि वो रफली इक्वल डिस्टेंस पे है उस पर्टिकुलर लाइन पे, डेटा है ना जो आसपास होगा। मैंने अगेन बोला रियल लाइफ ऐसा नहीं हो सकता, बट वी आर अज्यूमिंग दैट कि वो ऑलमोस्ट इक्वल थे, ठीक है, उनके बीच के जो डिफरेंस आ रहा है मीन से जो उतनी दूरी पे, ठीक है। फिर नॉर्मेलिटी ऑफ एरर है कि जो रेसिडुअल्स है ई का जो हम लोग निकालते हैं ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ये आपके अजम्पशंस है, लीनियर रिग्रेशन जो आप करते हैं ना, ये पांचों अजम्पशन फॉलो होते हैं तभी लीनियर रिग्रेशन लगता है, वरना रिग्रेशन लगता भी नहीं।
अगर ये पांचों हम लोगों को चेक करने पड़ते हैं कि होमोसेडासिटी है कि नहीं है, एरर में इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट। तो वो हम सारे चेक करते हैं। रियल लाइफ डेटा के हमारे पास बहुत लैक्स में डेटा होता है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है। प्रॉपर कोडिंग कोड्स हैं पाइथन एंड नॉर्मल एसपीएसएल और इनसे चेक करते हैं। वो रियल लाइफ डेटा के अंदर होता ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इरिगेशन से पहले ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बोला था मल्टीकुलरिटी एक वर्ड यूज किया था ना, तो मल्टीपल रिग्रेशन वहां पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है कि आप है ना, तो ये हम जब फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना डेटा में, तो ऐसा ना हो कि एक ही मतलब आपका एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, एक जेड है। तो जेड हम ये अगर हमारा जेड डिपेंडेंट है, हम ये ट्राई कर हमें ये फाइंड करना होता है इन दोनों का, कि ऐसा ना हो कि इन दोनों का जो एक्स पे इफेक्ट आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो वो जो ऐसा चीज है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड में नहीं आने चाहिए, तो वो हाई मल्टीकोर्नियलिटी चेक करता है। वो क्या करता है, रियल लाइफ इंडिविजुअल इफेक्ट, अगर आपकी बहुत ज्यादा मल्टीकोर्नियलिटी हाई है तो क्या है कि एक्स का एग्जैक्ट क्या डिफरेंस पड़ रहा है जेड पे और वाई का क्या पड़ रहा है, ये आप एक साथ आपको पता लगेगा, बट अलग अलग आप पता करने की कोशिश करोगे तो वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मल्टीकुलरिटी वो हेल्प करता है कि अगर आपकी मल्टीकुलरिटी नहीं है तो आप ये अलग से पता कर पाओगे कि एक्स का वाई एक्स जेड पे क्या अलग से डिफरेंस है, वाई का अलग से क्या डिफरेंस। समझ आया मल्टीकोर्डिनेलिटी का क्या, मल्टी रिग्रेशन का या मल्टीकोर्डिनेलिटी किस हिसाब से है। पांचों assumption समझ आए कि क्या है क्या नहीं। मतलब मल्टीपल रिग्रेशन ये है कि मतलब अगर वेरिएबल्स बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं उस लेवल पर अगर आपकी मतलब इक्वेशंस हैं, तब आप एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर्स पे इफेक्ट कैसे निकालोगे, वो हाँ मल्टीपल रिग्रेशन के थ्रू निकलता है ऐसा। एग्जैक्टली हाँ। तो आपका होता क्या है कि हम ये मोस्टली होता है कि अगर आपके पास जेड वेरिएबल एक तीन वेरिएबल है एक्स वगैरह, ठीक है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दो आपके इंडिपेंडेंट। अब अगर आपकी मल्टीकोलिनैरिटी हाई है, मल्टीकोलिनैरिटी कहते हैं हम सारे वेरिएबल्स पे ना, फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल है ए, ये तीन वेरिएबल्स है, हम इनके बीच के ना चेक करते हैं कि कितने कोरिलेशन। तो आप तीनों फॉर एग्जांपल आप z की कोई इक्वेशन बना रहे हो, 2a प्लस 4x प्लस 5y जस्ट इन दिस, ठीक है, एक कोई भी है। आप अगर इनके बीच में मल्टीकुलरिटी हाई है एक दूसरे की, तो आप है ना इनका x पे इंडिविजुअल इफेक्ट जो है ना, कि अलग मैं सिर्फ a लेती हूँ, a का अगर मैं सिर्फ ले रही हूँ कि a का अलग से z पे क्या डिफरेंस आ रहा है, वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है स्क्रीन अगर आप प्लीज। अच्छा ठीक है, हो गया। तो हाई ठीक है, ओके। कोलिनियरिटी है ना, वो आपको क्या करती है मल्टीकुलरिटी, ये आपको हेल्प, मतलब मल्टीकुलरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना अगर हाई बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल इफेक्ट मैं पता करना चाहूंगी ना, वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मल्टीकुलरिटी नहीं है रिग्रेशन में, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना एक दूसरे के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, को रिलेटेड नहीं होंगे। ओके। गॉट इट। मल्टीकुलरिटी समझ आया कि क्या है, क्यों करते हैं, ये यस वाली मैम। चीज समझ आई, यस मैम। क्योंकि मतलब रिग्रेशन ए में एक्स एंड वाई एक दूसरे से कोरिलेटेड बहुत कम है, कम ज्यादा। हाँ, हाँ नो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है कि वो रिलेटेड है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वरना क्या होता है बच्चा, जैसे मैंने बोला आपके तीन वेरिएबल्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ए आपका आ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो, अगर आपकी ए और बी की मल्टीकुलरिटी है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, आप उनका अलग अलग ए पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो नहीं निकाल पाएंगे फिर। समझ आया। और रियल लाइफ डेटा में आपका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि उससे आपका मतलब जो आप मतलब मैं कह रही हूँ ना कि आपको एफिशिएंसी चेक करते हैं कि डेटा जो मैंने निकाला है वो मेरे मॉडल पे कितना फिट हो रहा है। वो फॉर एग्जाम्पल आर यस मैम। स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू बहुत 5% 7% वो आती है, बट रियल लाइफ डेटा में एफिशिएंसी 70 80 90 के करीब चाहिए। समझ लो, तो वो मल्टीक्लोरिटी अगर डेटा में है तो ये आपका अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए कि आप इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं पता कर पाते कि ए पे एक्स का अलग से क्या इफेक्ट आ रहा है, साथ में आपको पता लग रहा है कि अच्छा ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है कि तीनों को मैं ऐड ऑन कर रही हूँ तो ये मेरा आ रहा है, बट एक्स अगर मैं बढ़ा रही हूँ और इंक्रीज कर रही हूँ तो ए पे क्या इफेक्ट आ रहा है, या वाई को मैं बढ़ा रही हूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है, साथ में मुझे पता लग रहा है, बट कितना इफेक्ट आ रहा है एक्स से वो नहीं पता होता। तो हम ये ज्यूम करके चलते हैं रिलेशन लीनियर रिलेशन में कि मल्टीकुलरिटी नहीं, गॉट इट, नहीं होनी चाहिए यस मल्टीकुलरिटी, मैम। होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी। समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। मैम जितने फीचर्स इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना बेटर रहेगा। देख एग्जैक्ट, एग्जैक्टली। ओके मैम। ठीक है। तो अब जैसे मल्टीपल रिग्रेशन है उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मल्टी रिग्रेशन में क्या होता है कि आपका
इन्वॉल्व टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल है टू प्रेडिक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही होगा, मल्टीपल में एक्स वाई जेड, मतलब जस्ट इन केस मतलब ए बी सी, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल में एक एक्स है एक वाई है बस, डिपेंडेंट भी एक है इंडिपेंडेंट भी एक है। यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट मल्टीपल होंगे और डिपेंडेंट एक, समझ आया? यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर फिर आपको कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है कि कितना क्या फैक्टर आ रहा है। गॉट इट? मल्टीपल और अच्छा। इसमें मेन डिफरेंस, मल्टीपल आपके है भी नहीं खैर एग्जाम यस में दिया हुआ है आपके मल्टीपल रिग्रेशन। मैम बस फॉर्मूला ही गिवन है, थोड़ा बहुत थियरी उसके आसपास, बस ऐसा ही है, न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ मल्टीपल का ना क्वेश्चन आता नहीं है, तो बस वो थ्योरी पढ़ के जाना। तो सिर्फ नॉर्मली ऐसा आ जाता ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मल्टीपल और उसके अंदर कि क्या पूछा गया है उसके अंदर से। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो आपको मेन डिफरेंस यही है, ठीक है, कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। गॉट इट? ओके। हो जाएगा। यस मैम। हम लोग करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन यूज कहाँ कहाँ। जैसे मैंने पहले बोला, आप एक तो फ्यूचर वैल्यू प्रोडिक्शन होता है कि आपका हिस्टोरिकल डेटा है, आप उससे फ्यूचर वैल्यू डिपेक्ट करते हैं, ये आपका सबसे लीनियर रिग्रेशन का है, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस आउटकम, कि आपका कोई ऐसा डेटा है ना, हाउसिंग प्राइस सेल्स वॉल्यूम, उससे क्या है कि आप कैटेगोरिकल, मतलब आपका डेटा ना दोनों कंटिन्यूअस हो जाए, उससे आप ये पता करते हैं अगर आपका डेटा आउटकम है कंटिन्यूअस है, बट अगर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल इवन दो वो कैटेगोरिकल है या डिपेंडेंट है, उससे भी हम प्रोडिक्शन हो सकता है। उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो डेटा किस हिसाब से चल रहा है, आउटकम हमारा कंटिन्यूअस आ जाए इवन दो वो कैटेगोरिकल भी हो जाए, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, दोनों की चीजें हमने बोला कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव भी हमें बताता है। देन हमारे ये हो जाते हैं कि जो आइडेंटिफाई विच प्रिडिक्टर वैल्यू, स्टैटिस्टिकली कितना आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने एक्स का बोला कि वो कितना है, वाई किस स्टैटिस्टिकली कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना इन्फ्लुएंस कर, ये जो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हम लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजीज के अंदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत काम आता है कि वेरिएबल्स का मार्केटिंग में होता है कि जैसे आप दो स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं तो कितना रिलेशन एक दूसरे के साथ बैठा है, अलग अलग आप निकालते हैं, फिर उन दोनों का साथ में निकालते हैं, फिर इनको आप चेक करते हैं कि अच्छा अलग अलग उनको करूँ। कई बार क्या होता है, आपको एक जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूं, आपको दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ए और बी, ठीक है। आपके पास दोनों का है कि फर्स्ट दो एडवर्टाइजमेंट है ए और बी, आपका टोटल है कि 6 मंथ चलाना है, ठीक है। इट इज नॉट गिवन आप ए कितना चलाए बी कितना चलाए, ठीक है। बट आपको ये है कि 6 मंथ चलाना और मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले क्या किया मैंने, सिर्फ ए ही रन करती हूँ 6 मंथ, मेरा क्या रिजल्ट आया। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ बी रन किया 6 मंथ, क्या रिजल्ट आया, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्यों डाल रही हूँ, 3 3 महीने करूँ या एक दो करूँ एक चार करूँ, कैसा रिलेशन। तो जो बेस्ट आउटकम है वो स्ट्रैटेजी फाइंड करने के लिए ये सब। ऐसी मतलब ये मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि किस हिसाब से, तो ऐसी जो रियल लाइफ ऐसे प्रोडिक्शन का होता है, फिर इनको हम ये चेक करते हैं कि किसमें लीनियरिटी ज्यादा है, किसमें हमारा आउटकम ज्यादा अच्छा आ रहा है, कौन सा हमारा रियल लाइफ डेटा के साथ बेस्ट फिट हो रहा है। बेस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि 20,000 मुझे डेट मतलब वो चाहिए था कि इतने व्यूअर्स आने चाहिए एडवर्टाइजमेंट पे या जैसे भी ओवरऑल मेरे बढ़ने चाहिए, तो मुझे बेस्ट कहाँ से आंसर आ रहा है, तो दोनों इंक्रीज करूँ। हो सकता है एक ऐसा आपका एडवर्टाइजमेंट दिवाली पे हो और दिवाली के आसपास जा रहा हो, समझ रहे हैं, तो वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ही रन करे ना, तो वैसे इक्वेशंस बनाने के लिए हमारी ये सब चीजें काम आती है। गॉट इट? ये रियल लाइफ में कैसे चीजें यूज होती है रिग्रेशन और इन सब की प्रिडिक्शंस का, यस मैम। ठीक है? अब जैसे आपका होता है कि किस हिसाब से आपको प्रिडिक्ट कर, रिग्रेशन समझ आ गया, इंट्रोडक्शन रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, उसके अजम्पशंस क्या है, कहाँ यूज होता है और हमें कैसे निकालना है, वो अभी होगा। कि अब आता है कि रिग्रेशन प्रिडिक्शन में यूज कैसे, ठीक है। तो पहला इसका प्रोसेस क्या है, आई हैव रिटन स्टेप्स। पहला, मॉडल आप डेवलप करते हैं, आप ये देखिए हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट किया, ए और बी आपके लीनियर लाइन में होते हैं, उनको हम डेटा जो आपको दिया हुआ है लीस्ट स्क्वायर स्क्वायर से मैंने हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर उससे हमने इक्वेशन फॉर्म करी, ये हमारे पास है आपका बी वाई आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। देन इनपुट हमने एक्स वैल्यू नहीं आपने इनपुट डाला और फिर हमने उसको कैलकुलेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू। बहुत, तो यहाँ पे अब आता है ये लीस्ट स्क्वायर मेथड, हाउ टू यूज द लीस्ट स्क्वायर, आपको किसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है। हम्म, ये मैंने जैसे नॉर्मल आपको दिया हुआ है कि एग्जाम्पल ट्राइड की तुम लोग समझ जाए,
प्रिडिक्शंस के एग्जांपल है, आपको है ना एक प्रिडिक्टेड है रेवेन्यू कि आपका ए की वैल्यू 50 है, इंटरसेप्ट आपका 20, स्लोप है आपका 2.5, एडवर्टाइजिंग बजट इतना है, ठीक है। अब है हैविंग द बेस वैल्यू ऑफ $50 इज एक्सपेक्टेड इवन विथ नो एडवर्टाइजमेंट, every 1000 spent on advertising predicted to increase by 2.5,000। ये यहाँ से आपको यही प्रोडिक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर आप ये इक्वेशन मैं आपको दे दूँ तो आप यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करते हैं? पहला, अगर आप इंटरसेप्ट निकालूं, अगर आपके एडवर्टाइजमेंट बजट ये आपका y है, इसका ये है ना y इक्वल्स टू 50 प्लस 2.5x, राइट, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। तो इसका फर्स्ट इंटरसेप्ट तो ये है कि मैं कुछ भी एडवर्टाइजमेंट ना करूं तो भी मेरी 50 का तो इनकम होगी 50 है। यस मैम। 50,000 आपका होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर 1,000 मैं हर बार यहाँ पे x की वैल्यू में करती हूँ तो मुझे 2.5 उसका y की वैल्यू मिलती है। यही आ रहा है कि अगर मैं एक x की वैल्यू यहाँ डाल दी हूँ तो मुझे y उसके अकॉर्डिंग 2.5 टाइम्स बढ़ेगा। यही तो प्रोडिक्शन हो रहा है। तो अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपका टोटल बजट, ये सिनेरियो है, आपका बजट है 10K, ओवरऑल आपका बजट 10K है। तो यहाँ पे क्या है, विथ 10K बजट, तो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई है 10, तो आपने यहाँ पे रखी, तो आप क्या कह रहे हैं कि मेरी जो प्रिडिक्टेड रेवेन्यू आएगी वीकली वो कितनी आएगी 75,000। यस मैम। समझ आई कि क्या प्रिडिक्शन और किसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही है? प्रिडिक्शन वाली चीज समझ आई सबको कि अगर मैं ये वैल्यू देती हूँ तो मेरी क्या प्रिडिक्शन होनी चाहिए? बट इसमें थोड़ा ये लीनियर इक्वेशन से कैसे कनेक्टेड है ये समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। मुझे इक्वेशन देखो ना, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यही तो बन रही है। ओके ठीक है ये लीनियर वाला है, मल्टीपल वाला नहीं है। ठीक है नहीं नहीं, मल्टी आपके एग्जाम में मल्टीपल आएगा भी, मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है। एसएलएम में भी मल्टीपल नहीं है, मैंने पेपर्स में भी आपके कहीं मल्टीपल नहीं देखा है। मैं अभी मल्टीपल आपको इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मैं समझा दूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर ही हम इन पे ज्यादा फोकस करें, आपके ये ज्यादा काम था, क्योंकि आपके एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी, आपकी जो भी आपको लीनियर आपने पेपर में अगर आपने देखा है, तीन पेपर्स में शेयर है, 2 पेपर में लीनियर इक्वेशन यही दी गई है, इतनी फिट में, इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ प्रोडिक्शन करवाना बताना चाह रही हूँ कि किस हिसाब से कि 50 है, तो अगर आपको बजट 50 दिया हुआ है तो कितना प्रोडिक्शन होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, अब ओके जैसे सिमिलरली ये है आपकी, ये है y, आपकी प्रोडिक्टेड सैलरी y, ये कितनी है 60 प्लस 5x, ये इक्वेशन बन गई कि आपकी सैलरी प्रोडिक्शन है कि इवन दो न्यू हायर है उसके $60,000 तो होंगे ही होंगे, इवन उसका एक्सपीरियंस 0 है, बट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो उसका फ्लो 5 टाइम्स बढ़ेगा, हर बार 5,000 इंक्रीज हो जाएगा। यही हो रहा है ना? तो अगर मैं 0 एक्सपीरियंस बोल रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ ना 60,000 है, अगर मैं किसी की सैलरी मुझे प्रिडिक्ट करनी है तो मैं ये बोल रही हूँ 0 एक्सपीरियंस है तो $60,000 उसको देनी ही देनी, बट अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो प्लस $5 होगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो प्लस $10,000 होगा। अब जैसे मान लो 15 ईयर एक्सपीरियंस है तो मैंने बस इसके अंदर एक्स की वैल्यू 15 रखी है 135, तो मैं ये बोल रही हूँ इस ईयर को मतलब अपर एंड बियॉन्ड का उसके अकॉर्डिंग कि इतना प्रोडिक्शन कर दूंगी, इतना अगर 15 ईयर एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर बंदे की इनकम है वो उसके करीब हो। होप यू आर गेटिंग? ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन के मैंने है, तो आप थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी क्या। तो अब जैसे हमने ये किया था मेथड रिग्रेशन एनालिसिस के मेथड्स और मॉडल सेटिंग का, सबसे पहला आपका लीनियर, सिंपल लीनियर का है। इसके अंदर ये इक्वेशन बच्चा, इक्वेशन को प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये वही है a प्लस बी एक्स प्लस एरर, यही तो इक्वेशन है ना। यहाँ पे बस a इक्वल्स टू बीटा नॉट है, b इक्वल्स टू बीटा वन। ठीक है, आपका बीटा वन अगेन स्लोप है, a आपका इंटरसेप्ट है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये वही है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, y इंटरसेप्ट, स्लोप ऑफ रिग्रेशन एंड एरर। ये वाली चीज सबको नॉर्मल, वही जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वही है,
समझ आया? नेक्स्ट वर्ड जाऊँ ना? यस मैम। अब आपको जो रियल लाइफ में ऐसा दिया हुआ है कि आपको कैसे करना, ठीक है। ये देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन है। एक्स की ऐसे वैल्यू दी हुई है, वाई की ये वैल्यू, ठीक है। ये आपका एक्स और वाई की आपको एक वैल्यू दी हुई है। अब आपको क्या, आप ये कह रहे थे ना, स्लोप आपको रिग्रेशन लाइन फॉर्म करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पहला ए एंड दूसरा बी, राइट। तो आपका जो ए है, ए या बी, जो आपका जो बी है स्लोप, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, वो क्या बताता है आपको, जो हम लीनियर रिग्रेशन नॉर्मल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या इंटरसेप्ट करता है, बी क्या है। क्वेश्चन भी पूछा था ना किसी ने कि क्या आपका वो बी वही होगा। आपका हमने यही बोला था ना कि दोनों के बीच में रिलेशन, को रिलेशन कितना है, यही बोली थी। यस मैम। ये देखो ढंग से, वो ऊपर फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले के अंदर देयर इज नॉट विच मच डिफरेंस। एक्स और वाई हमने यही तो निकाला था। ये आपका सेकंड वाला है, मतलब ये थोड़ा सा लीस्ट स्क्वायर वाला नहीं है, जो हमने याद है मैंने बोला था कंटिन्यूअस में हम ये यूज करते हैं, यस एक्स मैम। वाई यस मैम। यस मैम। ये वही है। अब समझ आया, कोरिलेशन यहाँ पे यूज होता है। जो आपका इंटरसेप्ट, जो आप स्लोप निकालेंगे वो आपका ये फॉर्मूला है। तो आपका जो नॉर्मल अगर आपको जिसमें है तो आपका आर याद है, आप आर जो निकालते हैं ये वही है, जो आप रिलेशनशिप का जो निकाले हैं तो ये वही फॉर्मूला है ना। तो एन इक्वल्स टू आपका जो 5 जस्ट के जो आपका आ रहा है, ये ढंग से देखिएगा। ये आपका मैंने ऊपर करा था ना, हम जब कोरिलेशन और वो पढ़ रहे थे, कोरिलेशन है को ये वाला चीज, फॉर्मूला देखना कहाँ पे है मुझे को बताना, ये वाला ही नहीं था फर्स्ट हम जो पढ़ रहे थे, ये तो, ये वाला ही, सम नॉट रॉन्ग, मैम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मैम है मैम दोनों। कैंडल्स टाउ कोरिलेशन आ रहा है मैम। यही है ना। यस मैम, अब ये दिस वन। यस मैम। यस मैम। पीएसएन प्रोडक्ट यस कोरिलेशन, मैम, क्योंकि दिस मैंने वन। क्या बोला वहां पे अगर कंटिन्यूस है, क्योंकि वो हाउस की वैल्यू और उनके फुट में और वैसे जा रहा है तो पॉइंट, अभी आपको बस नॉर्मल दिया हुआ है तो वो पॉइंट्स में हो सकती है ना वैल्यू। रियल लाइफ वैल्यू तो 24.5 या 250 वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कंटिन्यूस में है तो यही आर निकाला है, उसी आर पे आपको ये आपका स्लोप निकल गया है, बी की वैल्यू क्या है। तो हमने वही चीज यस मैम। उनका, वो आप बोल रहे रिलेशन के, तो ये वो फॉर्मूला आपको बताता है, ठीक है। ठीक है, तो हम उसी से हमने आपका B1 की वैल्यू निकल गई। अब ढंग से देखना आपने, ये आपकी n निकल गई 5, जो भी थी आपकी टोटल n वैल्यू इतनी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करी, आपका बीटा 1 निकल गया, दैट इज 15। ठीक है, अब आपने उसी से क्या किया, मीन निकाला एक्स और वाई, ये तो आप निकाल सकते हैं, सम किया, ये एक्स बार निकाला, ये वाई बार निकाला, तो उसी से आपका बीटा नॉट निकला। अब ढंग से देखना बीटा नॉट की वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन होती है, बीटा नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस बीटा 1 एक्स, यही होती है। अगर मैं नॉर्मल यस इक्वेशन मैम। बताऊँ स्टैंडर्ड को, हम यही लिखते हैं ना बेसिकली, दिस इज ए इक्वल्स टू वाई माइनस बी एक्स, यही तो होती है। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स तो लिखते हैं, राइट। उसको मैंने बस यहाँ शिफ्ट कर दिया यस तो मैम। ए की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो उन्होंने बस वही किया, ढंग से देखो, कि इसके आपके बी नॉट के उसके अकॉर्डिंग वैल्यू। समझ आया सबको कि बी नॉट आपका ए और बी कैसे निकला अभी। तो उसी से आपने लीनियर रिग्रेशन की निकाली, ये आपकी लीनियर रिग्रेशन, y इक्वल्स टू 26 प्लस 15। समझ आया थोड़ा बहुत सबको कि कैसे लीनियर रिग्रेशन आपको फिट करनी है डेटा में। यस। वन, यस। ये लेट्स सी एक एग्जांपल उसके, तो आपके एग्जाम में आता है यही सबसे, जैसे या तो कोरिलेशन, इससे में आपका देखो कोरिलेशन भी आ गया यूज करना कि किस हिसाब से है, समझ रहे आप। तो ये आपको देखना होगा कि किस हिसाब से है, किसका है। आपके एसएल में आर स्क्वायर है क्या बच्चा, मैंने एसएल में देखा नहीं है, कोई देखेगा एक बार, मतलब मुझे लेट मी नो एसएल में आर स्क्वायर वाला है कि नहीं। तो वाले पे तो है।
स्टैंडर्ड एरर है क्या है? मल्टी रिग्रेशन है। अच्छा, मल्टी रिग्रेशन सिर्फ नॉर्मल है। ये वाली चीज समझ आ गई ना, ए और बी का स्लोप वाला चीज। ठीक है, स्लोप कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे नहीं किया है आज से एडजस्टेड आज से एग्जाम में ना आर स्क्वायर आई डोंट थिंक क्योंकि आपको पूछा गया है, बट एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के बीच में ना डिफरेंस जरूर हो जाता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर बेटर है, वाइट इज बेटर, और किस हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जस्ट इन फॉर योर यस मैम। एग्जाम ये जरूर, मतलब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल इज नॉट दैट मच किस हिसाब से, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। वैसे आर स्क्वायर का एग्जाम न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल इटसेल्फ, बट स्टिल ठीक है, कि जैसे आर स्क्वायर क्या करता है, आपको प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस करता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेडिक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है और जो आपकी प्रिडिक्शन में है, उन दोनों के बीच के अंदर उनके बीच का क्या करता है कि किस वेरिएंस में चल रहा है, उनका प्रोपोर्शन रेशियो निकालता है। ये देखो कुछ भी नहीं है वैसे तो, 1 माइनस सम ऑफ वाई आई माइनस वाई एफ का होल स्क्वायर, सिमिलरली वाई आई माइनस वाई वाई का होल स्क्वायर, बस इतना ही करना है। आर स्क्वायर आपका उसी से निकलता है। अब आर स्क्वायर क्या करता है, इसका हम इंटरसेप्ट आपकी जो वैल्यू के हिसाब से आपको फर्क पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला आपको आर स्क्वायर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ये 1 के आसपास है डेटा, तो ये क्या करता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल, कि उसमें ना डेटा में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है एक दूसरे से ना। आर स्क्वायर अगर 1 के पास है तो हम ये बोलते हैं कि डेटा है ना, वेरिएबिलिटी एज इन कि रिस्पॉन्स जो वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल ना उसके उतना ही पास है। ये आपका बेटर, जितना आपको 1 के पास होगा वो उतना बेटर, हम लोग ये बोलते हैं रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, तो मेक श्योर यूज दिस, एक्सप्लेन करता है कि मोर वेरिएबिलिटी है रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, इसमें ओके। assumption का स्क्वायर का वही मैंने आपको जैसे लिनियरिटी, इंडिपेंडेंस, नॉर्मलिटी और होमोसेडासिटी आपको एग्जाम मैम ने करवाया है, रजत मैम ने, अगर किसी ने ऑफलाइन क्लास ली है तो। किसी ने ली है ऑफलाइन क्लास? नहीं मैम। मैम ये नहीं आएगा एग्जाम में, ची स्क्वायर आता है बस और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। वो लीनियर प्रोग्रामिंग है, कोरिलेशन का पेपर में है। किसने बोला कि कोरिलेशन नहीं आएगा? 7 या 7 से 14 कोरिलेशन के बीच में। फैक्टर वाला नहीं हाँ, आएगा। क्या नहीं आएगा? आर स्क्वायर नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रही आर स्क्वायर आएगा, बट कोरिलेशन और आपका डी स्क्वायर आता है। आर स्क्वायर का डिफरेंस जरूर पूछ लिया जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा। बट मुझे है कि मुझे पढ़ाना है तो मुझसे अकॉर्डिंग कर लूँ। फिर मल्टी रिग्रेशन का है, तो मल्टी रिग्रेशन अगेन मैंने बोला था कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो जाता है। तो यही y, ये आपका है y इंटरसेप्ट अगेन की ऐसी वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 रखने तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तब मैंने 0 रख दिया तो फिर y की वैल्यू क्या है, वही आपका b नॉट है। सब की x की वैल्यू यहाँ 0 होगी, ये याद रखना कि x हम वेरिएबल हर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। फिर बीटा 1 बीटा 2 आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट है कि एक यूनिट एक चेंज पे आपका एक्स आई पे कितना अफेक्ट हो रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ बीटा 1 क्या बताएगा कि अगर x1 मैं चेंज कर रही हूँ तो y पे कितना अफेक्ट होगा, x2 चेंज कर रही हूँ तो y पे कितना अफेक्ट होगा, ये बीटा 2 देता है। सबके अलग अलग होगा, तो ये हर का अलग अलग स्लोप है, देन एरर टाइप। ठीक है, तो मैम डिफरेंस आप आर मल्टी स्क्वायर, सॉरी कंटिन्यू प्लीज। क्या वो पूछते क्या वो बता। मैम आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो आप बता रहे हो, या आप बोल रहे हो कि दिस इज मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस वी शुड स्टडी, तो इससे स्क्वायर का ना क्वेश्चन नहीं आता, इट्स जस्ट दैट कि अगर पूछा भी जाएगा ना आपको डेफिनेशन ही पूछी जाएगी या फिर उन दोनों में डिफरेंस जरूर पूछ लिया जाएगा, उससे ऊपर नहीं आता। बट इवन जो मैंने आपका पेपर देखा है ना उसमें आर स्क्वायर इज नॉट मेंशन। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में 3 पेपर देखे हैं मैंने, उससे मैंने 3 देखे हैं, आर स्क्वायर इज नॉट। बट मैंने अपनी तरफ से एक बार बता दिया कि आर स्क्वायर है कि आर स्क्वायर इज नॉट, वो बस आपको क्या है वेरिएंस का जो प्रोपोर्शन है ना वो बच सकता है। अगर आपको आता भी है तो इवन इफ यू राइट दिस ना कि क्या है कितना, बस वो दैट विल आल्सो हेल्प। इतना भी ये चीज लिख आपने हमको यही बताया ना कि आर स्क्वायर बेसिकली क्या है कि वो मतलब एक्सटेंड बता रहा है वेरिएशन का। हाँ, कि कितना प्रोपोर्शन के अंदर है ना कि एक्स वाई
जो आपकी प्रिडिक्टेबल वैल्यू है और जो आपका वेरिएंस के अंदर है, जो मेन आपको वैल्यू दी हुई थी, तेरा जब आप एक तो y होती है और एक y नॉट, ये दो वैल्यू है ना, राइट? तो अब उन दोनों के बीच के अंदर किस तरह से प्रोपोर्शन में जा रहा है ना, बस वो फाइंड करते हैं, SRT एंड SQRT। So that is mean square of observed value, sum of square regression and sum of total square। इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शन वो बताता है 1 माइनस। व्हाट इट, बस वही है, इट्स नॉट दैट वे। वो बस इसका एक ये चीज, अगर R स्क्वायर आता है आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जितना R की वैल्यू 1 के करीब है, वो वेरिएबिलिटी बताता है कि एक मॉडल कितना उससे डिफरेंट है जो आपने प्रिडिक्ट किया है, बस वो बताएगा। ये आपको ये वाली जो लाइन है ना, R स्क्वायर वैल्यू क्लोजर टू 1 वाली, बस ये आपके उसमें भी होगी। ये देखो, लिखिए ये तो नहीं लिखिए, मतलब इसमें बेसिकली ना R स्क्वायर आपका, हम लोग ये बोलते हैं कि रियल लाइफ में हमारा जो डेटा होता है ना, जस्ट अगर मैं डेटा ब्रेक, अगर मेरा R स्क्वायर का वैल्यू 1 के जितना करीब होगा डेटा मेरा उतना बेस्ट फिट होगा। तो R स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल अगर 0.9 है, ठीक है, तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरा 90% फिटनेस, लाइक कि डेटा जो क्या बोलूं, मेरा गुडनेस ऑफ फिट इज नॉट द वर्ड, कि मेरा इतना ना एक्यूरेसी आ रही है कि जो डेटा की जो मैंने अपना मॉडल लगाया है उस पर डेटा फिट कर रही हूँ ना मैं, तो मेरा 90% एक्यूरेट जा रहा है। अगर 0.9 तो 1 है तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट फिट हो रहा है। जो मैंने लाइन फिट करी है वो परफेक्टली लीनियर है उससे। समझ रहे हो मैं R स्क्वायर का क्या मतलब होता है, कि 1 का जो वैल्यू होगा इसका मतलब डेटा आपका उतना ही क्लोज है उसके वैल्यू जो आपने डिपिक्ट। समझ आया? ओके, यस मैम। देखो, एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड का क्या रेलेवेंस है? इट जस्ट वही एडजस्टेड R स्क्वायर में भी यही है, तो आपका है ना बेटर इंडिकेशन है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिटर्मिनेशन इसका ना, हम क्या करते हैं जो डिफरेंट मॉडल्स का है, इसमें देखो ये मॉडिफाइड वर्जन है R स्क्वायर का, इसमें क्या होता है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ना वैल्यू एडजस्ट करके चलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस में आएगा, ये आपके आएगा नहीं। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसका पूरा एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है ना, वो वैसे पूरा फॉर्मूला है, तो लीव इट। तो R स्क्वायर ही पढ़ लो, दैट इज मोर देन, क्योंकि तुम्हारा इसमें दिया हुआ है कि 1, इसमें भी वो पूरी चीज नहीं दी हुई वाला, मैंने अभी देखा पॉजिटिव और बस वही वैल्यू है। तो जैसे R स्क्वायर का था ये, मतलब जस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ R स्क्वायर, एडजस्टेड R स्क्वायर हम वही बोलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है, अगर R स्क्वायर का की वैल्यू ऑफ एडजस्टेड R स्क्वायर ना पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। जैसे उसके अंदर नेगेटिव का, जैसे इवन R स्क्वायर की वैल्यू भी मतलब नेगेटिव नहीं होती है, वो 0 से 1 के बीच में रहती है। एडजस्टेड R स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं होगा आपका, ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, बट आपके एग्जाम में आता नहीं है, मतलब मैं ऐसे, अगर इफ यू वांट, अगर आपको एक बार किसी को पढ़ना है, और मतलब मैं एक बार मैम से भी डिस्कस कर लूंगी किसका, अगर मुझे लगा, मैम से पूछ लेती हूँ, मेरे रजत मैम और जो टीचर्स हैं, अगर मुझे लगा कि ये हो सकता है तो मैं आपको अलग से लास्ट के अंदर अलग से, वैसे मैंने इसके अंदर पूरा दे रखा है बट स्टिल, ठीक है, मैं आपको फिर एग्जाम्पल भी करवा दूंगी। अरे आपके एग्जाम में है ही नहीं, मैंने अभी तक जितना देखा आपके आता ही नहीं, आपके ना बस रिग्रेशन और कोफिशिएंट और बस वही आता है, ठीक है? तो ठीक है, अब यहाँ पे ओके। इंटरसेप्ट का जैसे इसके अंदर है कि कार प्राइस का, ये वाला है कि कहाँ पे यूज होता है, हम वो सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप, वो बच्चा भी पूछ रहे थे ना मेन डिफरेंस क्या है, देखो इसमें क्या है, सेम लीनियर रिग्रेशन के लिए ये बस आपको ना, आपको ये इंस्पेक्ट करता है, अगर आप इसका डेटा, अगर आप उसमें डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेरिएबल्स 4 है, ठीक है, 3 मेरा डेटा से 8 पे मेरा बेस्ट फिट हो रहा है, अगर फोर्थ का कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ रहा तो मेरे उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मैं इस वाले फोर्थ वेरिएंट को इनसिग्निफिकेंट मान बना देती हूँ। R स्क्वायर में ऐसा कुछ होता है, ठीक है? बट यहाँ पे एडजस्टेड R स्क्वायर में है ना कि हर प्रिडिक्टर, हर का अलग अलग क्या असर आ रहा है वो बताता है। R स्क्वायर पूरा एक का बताता है कि क्या असर आ रहा है, एडजस्टेड R स्क्वायर हर एक का बताता है कि कितना बेस्ट फिट आ रहा है, ठीक है? तो इंक्रीज अगर आप करेंगे तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, या डिक्रीज होगी, वो सब बताता है। और वो R स्क्वायर फिर बहुत डिफिकल्ट पार्ट है समझने के लिए, मैं अभी उसके अंदर जाऊंगी तो चीजें समझ नहीं आती, ठीक है? तो ये मैंने R स्क्वायर एक चीज जैसे कर दी थी, हम किसमें थे, मल्टीपल रिग्रेशन थे ना, ठीक है? अब मैं कुछ एग्जांपल करा दूं तुम लोगों के इसके, रियल के हिसाब से, लीस्ट स्क्वायर के, या फिर कैसे करना है, रूल गाइस अपने आप कर लोगी किस हिसाब से, मुझे एक बार बता दो, ये तुम लोगों को करवाने होंगे। मतलब मैंने इसमें डाले हैं डेटा सेट, इसमें सी, आपको मैंने डाला है कि पहला आपने बी कैसे निकाला है, इंटरसेप्ट कैसे निकाला है, फिर इन्हीं क्या फॉर्मूले,
ये आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे एग्जाम में ट्राई करना ऐसे है, जैसे मैं एक करवा देती हूँ। ये आपका ऐसा डेटा दिया हुआ है, आपके ए की एक्स है, ये स्पेंड है, ये सेल्स है। तो यहाँ पे एक्स आपने मीन निकाला। स्टेप्स देख लीजिए बच्चों किस हिसाब से। पहला, ये आपने एक्स की 5-6 वैल्यू है सबका, आपने समेशन एक्स समेशन वाई निकाला, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये तीन ही चीजें चाहिए होती है वेरिएंस निकालने के टाइम पे। इंटरसेप्ट वाला की कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आपका वेरिएंस उसके अकॉर्डिंग आप बी निकाल रहे हैं। ठीक है, आपने इन सबको वैल्यू यहाँ पे पुट करी, एक्स वाई इन सबका सम करके वही चीज यहाँ पे पुट है, तो बी उसके अकॉर्डिंग निकल गया आपका 3.55। ये आपका क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है। स्लोप निकल गया आपका। ठीक है, देन आप यस ए मैम। कैसे निकाल रहे हैं, वाई माइनस बी एक्स बार। सीधा आपने निकाला, यू गॉट ए की वैल्यू एज वेल, जस्ट पुट इट इन दैट, यूज इट। लीनियर रिग्रेशन कैसे ही करना है आपको, डोंट अपना एक्सट्रीम पे वो कंफ्यूज मत होइएगा। इतने ही स्टेप है। पहला आपको ये सारी चीजें निकालनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, फिर सबका सम। ठीक है, फिर आपको बी निकालना है, देन ए उससे निकालना है, देन द इक्वेशन। स्टेप समझ आ गया यस मैम। एवरीवन? लेट मी नो। यस मैम। मतलब मैंने क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे आपको, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ हैं, फिर मैंने नीचे भी दिए हैं। मतलब एक मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल रिलेशन भी डाला है, बट आई डोंट वांट टू गो इन दैट, सब चीजें आप लोगों को समझ नहीं आए। ठीक है, मतलब ये चीज समझनी, लीनियर लॉजिस्टिक भी नहीं है ना आपके एग्जाम में, क्या है यहाँ पे? मैं आपको शेयर कर दिया जो आएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट देख लेना आप। इम्पोर्टेंट मुझे तो पेपर का तो वो मुझे इम्पोर्टेंट की बात नहीं है, मतलब मुझे जैसे तुम लोगों के ना सिर्फ लीस्ट स्क्वायर ही है, मतलब न्यूमेरिकल जो है, तो इट्स बेटर आप लीस्ट स्क्वायर पे ही रहिए, क्योंकि फिर अगर आप इन सब पे जाएंगे तो विल गेट कंफ्यूजन। ठीक है, लॉजिस्टिक्स और वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। यू वांट मी टू एक्सप्लेन लॉजिस्टिक्स, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट किसी को लाइक ये फिर आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि वाई ये थोड़ा सा ऊपर आगे होगा। करना है, इफ एनीवन वांट्स टू डू दैट जस्ट लेट मी नो, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हम फॉर्मूला जैसे रिग्रेशन है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स है और फिर एसएलएम मेथड है, तो दोनों के मतलब मेथड और जो वे है कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल्स को, वो अलग अलग रहता है ना, या मतलब? हाँ, ये देखो लीस्ट स्क्वायर में ना, वो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना ऊपर, वहां का बी की वैल्यू जो वैल्यू है ना उसका फाइंड करने का डिफरेंस है, वैसे इट्स नॉट दैट। देखो यहाँ पे आपका वेरिएंस, वो अगर आपका ऐसा हो ना कि लीस्ट स्क्वायर से निकालना है, तो आपका ये वाला मेथड है जो आप नॉर्मल रिग्रेशन यूज करते हैं ना, जस्ट चेक दिस इज द वन। ठीक है, बट यही आपका कंटिन्यूअस है तो आप वो वाला यूज करते हैं जो मैंने एक्स वाई वाला दिया। दो फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, दो निकालने का ही डिफरेंस है। बी नॉट की तो वैल्यू, ए की वैल्यू तो आप सेम ही है, एक्स बार मतलब वाई माइनस ए, मतलब जो भी आपका निकल गया ये, यही था ना बी एक्स के लिए। समझ आ रहा है? दो ही आपके मेथड आएंगे, या तो लीस्ट स्क्वायर आएगा या फिर जो कंटिन्यूअस वाला जो मैंने ऊपर बताया वही आएगा, उससे ऊपर नहीं आएंगे आपके। लीस्ट स्क्वायर के मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये क्लियरली ऊपर जो है उसके भी मैंने दे रखे हैं कंटिन्यूअस वाले। ठीक है, पता नहीं, शायद मैं कुछ गलत समझ में क्या, मतलब मैं देख रही हूँ न्यूमेरिकल्स तो इसमें मुझे एसएलआर मेथड में भी वही फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब उसमें हम बी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम ए भी कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन जो हमारे पास एसएलआर मेथड है वहां पर भी यही है कि हम एम बी मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसको लाइन में डाल के निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, एसएलएम मेथड लीस्ट स्क्वायर वही है आपके, जो एसएलएम में ये आपका एसएलएम ही है, इट्स आपका कैलकुलेशन ही एसएलएम लीस्ट स्क्वायर से है। ये देखो देयर इज अ इंटरसेप्ट, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो आपको स्पेसिफिकली लीस्ट स्क्वायर मेथड का जो किया हुआ है ना, तो देयर इज नॉट डिफरेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई बार क्या है, मैंने आपको क्या बोला, दो चीजें थी कि मैंने आपको कोरिलेशन वाली चीज करवाई थी ना। एक तो है कि जब आपका डिजिट्स का है ना कि वैल्यू फॉर्मूला, कि जब आपको अगर ऐसा हो कि आपका क्या डिस्क्रीट वैल्यू हो तब क्या फॉर्मूला है, और जब आपकी कंटिन्यूअस वैल्यू हो तब क्या फॉर्मूला है। आपकी इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है बच्चा। आपका यहाँ देखो स्पेसिफिकली डिस्क्रीट ही वैल्यू है, यहाँ पे कंटिन्यू है, उसके अकॉर्डिंग ये लगाया है। इट्स नॉट कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस ही है, और वो डिस्क्रीट में भी आप यही सॉल्व करोगे, यही आएगी। आइदर यूज दिस और दैट, एनीथिंग इज फाइन। मतलब मुझे वो नहीं है, जस्ट दैट की वैल्यू आप चेक कर लेना, फॉर्मूला इज नॉट अ डिफरेंस। ये वाला जैसे मैंने बोला आर की वैल्यू है,
एक आपका है कि कंटिन्यूअस डेटा के लिए है, एक आपका है डिस्क्रीट डेटा के लिए, बस वही है। जो स्लोप निकाल रहे हैं ना, स्टेप्स आर सेम। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज स्लोप, फिर ए की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। नहीं समझ आया? हम जैसे वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, इसको रिमेम्बर, हमने जब मीन मोड मीडियन और ये सब पढ़ा था, वेरिएंस का जो फॉर्मूला था इसको रिमेम्बर, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में अलग अलग था ना, या एक ही था? ये तो याद होगा कि जब हम वेरिएंस निकाल रहे हैं एक ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो वही यहाँ पे आर का है कि ये वाला जो है वो वही है। एक्स बार का जो फॉर्मूला है ना वेरिएंस का, देखना वो वही चीज का डिफरेंस है, वहां पे एन और वो वाली चीज। यू कैन फाइंड इट विद दिस एज वेल, जो आपका ये वाला फॉर्मूला हमने ऊपर किया है, इससे भी आपका सेम ही चीज आएगी। कौन गया वो, दिस वन जो आप कह रहे हो, देखो ये आपका डिस्क्रीट का ही है, ये वाला ये आपका कंटिन्यूअस का है। कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है उस पे, मतलब आपके बजट पे और उस पे डिपेंड करता है। इवन इफ यू आर डूइंग दिस, ये आपका, आप कह रहे हो एसएलएम में ये यूज है ना, यू आर सेइंग दिस, राइट? आप यही बोल रहे हो ना बच्चा कि एसएलएम में ये मेथड यूज है आपका। मतलब मेरे को बस ये समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज भी सेम है, हमारे पास डेटा पॉइंट भी, मतलब क्वेश्चन का जो डेटा है वो भी सेम ही है, तो हम कब सिंपल मेथड लगा, और फॉर्मूला भी मुझे सेम ही दिख रहा है, तो हम हाँ, मतलब मतलब जब हम रिग्रेशन निकालते हैं तो हम निकाल ही एसएलएम मेथड से रहे हैं, या फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन अलग है और उसके अंदर एसएलएम मेथड अलग है? एसएलएम जो लीनियर लीस्ट स्क्वायर का मेथड है, मेथड एक ही है अगेन। आपका एसएलएम में यही यूज है, आप यही यूज करिए। जो बी की वैल्यू है वो आपकी एन एक्स वाई माइनस ये वाली ही यूज करिए। व्हाट इट, डोंट गो इन दैट, लीव दैट। समझ आ गया सबको? यही यूज कर लीजिएगा स्लोप के अकॉर्डिंग, आपके एसएलएम में यही है, ये रहा। ठीक है, मतलब रिग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर मतलब एसएलएम मेथड का क्वेश्चन है और एसएलएम का एक ही फॉर्मूला है, वो ये है। ये वाला ठीक है। हम्म, कुछ और है तो ये ऐसे ही है, ठीक है। और तो ये आपका बेसिकली रिग्रेशन का यहीं तक है सारा का सारा। ये आपके क्वेश्चन है, आई शेयर दिस। हाँ, तो आप लोग ले लीजिएगा आप क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। बच्चा जैसे आप ये कह रहे हो ना, मैंने इसके अंदर वो वाले फॉर्मूले सेव कर रखा है, तो यू कैन यूज दिस एज वेल एंड सेम आंसर आएगा, देयर इज नॉट दैट नेसेसरी। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर किसी को डाउट लगे तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग। और इसमें मुझसे गलती हो सकती है, अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, एवरीवन। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताइए, और रिग्रेशन का ये आपका यूनिट 6 कंप्लीट हो गया है। अब अनदर थिंग इज लीनियर अभी स्टार्ट करना है या फिर नेक्स्ट क्लास है? वी हैव 15 मिनट्स और मुझे वेस्ट नहीं करना। मैम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ठीक क्लास में। रहेगा। मैम नेक्स्ट क्लास वुड बी बेटर। यस मैम। यस मैम, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट देम। एक बात बताइए, आप लोगों ने अभी तक पहले क्वेश्चंस जो करे हैं, किस हिसाब से आप लोगों ने प्रिपेयर करे हैं? कि कुछ पढ़ा होगा तो ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको डाउट में है कि ये वाला डाउट का है? नो मैम। स्पेसिफिक अभी तक कोई टॉपिक नहीं है जो आपने पढ़ा है कि उसमें स्पेसिफिक डाउट्स आ रहा है? एक बार करने के बाद थोड़ा कोशिश करते हैं, अभी एट द मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है यार। ठीक है, तो प्लीज एक बार है ना पढ़ लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मत कर लीजिएगा। तो है ना, मैं एक बार व्हाट वी कैन डू, मतलब मुझे पहले भी बच्चों ने बहुत बोली थी ना, तो बताइए एक चीज है ना, वो तुम्हारा हो तो बन सकती मैम इसमें क्वेश्चन मतलब पता नहीं, शायद मैं रिपीट कर रही हूँ, पर मैं वही पूछ रही हूँ, सिंपल वही के रिग्रेशन के क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जो आपने हमको बताया था, स्टार्टिंग में 3 चीजें आएंगी, है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल आता है तो रिग्रेशन में एसएलएम के मेथड के अंदर ही आएगा, क्योंकि रिग्रेशन और एसएलएम का मतलब फॉर्मूला जो है बेसिकली सेम ही है। हाँ, तो वही आप होगा उसमें, बस आपको जो स्टेप्स है बस वही है, आपको स्लोप निकालना है, देन इंटरसेप्ट निकालना है, फिर वो पुट करना है, दैट्स ऑल।
दिस नॉट, डोंट गेट कंफ्यूज वो वाला। इफ यू आर फॉलोइंग एसएलएम तो एसएलएम इज फाइन। मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, आप जो मैंने बस क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है ना उसको उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल। बट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, व्हाट दैट माय पॉइंट है, ठीक है। अब इफ यू सी यहाँ पे है, तो इफ यू यहाँ पे ना एक बार ये चीज करते हैं। यहाँ पे आपने ये वाले देखे ना, फर्स्ट वाला जैसे है स्टैट्स वाला, ये वाला है तो हमसे पूछते हैं डेटा है। मेरे बच्चे ने कई बार ये चीज करी कि कौन सा स्पेसिफिक पढ़ना है या फिर वो वाला। एक बार ये देखो, इफ यू सी इस पर्टिकुलर के अंदर है ना आपका पहला है तो क्वालिटी ऑफ डेटा, डेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो डिस्क्रिप्टिव में ना आपका यूनिट का क्या रहता है, यू हैव टू, हमने मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन पेपर में करे हैं, तो मीन मोड मीडियन के यहाँ क्वेश्चन आते हैं फाइंड करने के लिए वेरिएंस तक। तो वेरिएंस वाला जो चीज है हमने वहां पे जो पढ़ा है, तो उसमें वेरिएंस फाइंड करने को आता है जिसमें मीन मोड मीडियन तीनों चीजें पूछी जाती है। तो मोस्टली क्वेश्चन 7 नंबर का एज इट इज वो बैठता है इसके अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्लीज मेक श्योर ये पढ़ के आए, मीन मोड मीडियन कैसे निकाला जाता है, फिर वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, एंड देन स्क्यूनेस और उनका डिफरेंस। यहाँ पे आपका जो है स्क्यूनेस, फिर जो कार्ल पियर्सन वाले जो हमने कोफिशिएंट्स वगैरह पढ़े हैं, इनके ना क्वेश्चंस नहीं आते, बट इनके ना शॉर्ट नोट्स आते हैं कि जो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन ये हमने इसका वाला प्रोबेबिलिटी किया है, तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएबल्स का हमें स्टार्टिंग बेस का जो क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आता है, और फिर डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। नॉर्मल क्योंकि कंडीशनल आते हैं तो प्रोबेबिलिटी का वो क्वेश्चन बेसिक्स पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन उतने ही बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव में आ गया, यहाँ पे क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक क्या टाइप होगा इनका। देन रेंडम वेरिएबल आपको डेफिनेशन, यहाँ पे आपका ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल पढ़ना है, और यहाँ पे पॉइजा पढ़ना है। इनके क्वेश्चंस आते हैं, औरों के आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए किसमें क्या होता है, क्या उनके अजम्पशंस है, बट पॉइजा, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल, इनका आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। गॉट इट एवरीवन? समझ आया कि कहाँ तक रैंडम बेस्ड वाली चीज का? यस मैम। यस मैम। आपका सैम्पलिंग में आता है, तो सैम्पलिंग में हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आता है, जेड टेस्ट टी टेस्ट वगैरह मैंने पढ़ा है ना आपको, ये वाला सारा। तो वहां का क्वेश्चन आता है, टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस का आ जाता है, हाइपोथेसिस का, यस मैम। मीन और कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन सब की आ सकते हैं। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होते क्या है, स्टेप्स मैंने आपको बताया, जेड टेस्ट होगा, टी टेस्ट तो कब लगेगा वो वाला, तो उसका क्वेश्चन आता है। तो प्लीज मेक श्योर वहां का क्वेश्चन करिए। फिर सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, और उनमें पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस। सीएलपी मतलब कई बार होता है स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इसे स्टेटमेंट एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो वो आप वो करिएगा। देन इसके अंदर आपका काई स्क्वायर क्वेश्चन आता है, काई स्क्वायर टेस्ट का। और जो है आप यू कैन जस्ट लाइक उनको, काई स्क्वायर का आप क्वेश्चन करना ही करना है, प्लीज मेक श्योर काई स्क्वायर का क्वेश्चन करिए। साइन टेस्ट और मैन वीकली, और इनका आप क्या है कि आप रीड करके जाएंगे, इनका वो आ सकता है लाइक शॉर्ट नोट 4 मार्क्स का, या कई 4 मार्क्स का, इनका 3 का हो जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है वैसा वो, तो इनका वो वैसे करके जाएंगे। देन कोवेरिएंस और ये वाला हमने अभी पढ़ा, तो इनके क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, रिग्रेशन का क्वेश्चन आता है या फिर कोरिलेशन का आता है, ठीक है। कोवेरिएंस का नॉर्मल आ सकता है कि छोटा करके, देन कोरिलेशन का भी आ सकता है। फिर आपका ये एलपीपी है, विल बी स्टडिंग, इसमें आपका जो क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आता है, फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आता है। आपको पूरा एक फॉर्मुलेशन जस्ट दैट की 7 नंबर ऐसे दिया हुआ है कि उसका एक आपको प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम दी, उसको एलपीपी फॉर्मुलेट करिए और ग्राफिकल मेथड से करिए। गॉट इट? ये आपका एलपी का, ये आपका इतना आता है। फिर सेंसिटिविटी ड्यूअल का आ जाता है कि प्राइमल से ड्यूअल का आप आंसर निकालिए और ड्यूअल से प्राइमल। ये एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन कैसे होता है वो भी बताऊंगी। ये ऐसा क्वेश्चन आता है ड्यूअलिटी का। सिंपलेक्स मतलब स्पेसिफिक आपके इसमें नहीं दिया हुआ,
बट सिंप्लेक्स का ना क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता कम है। मतलब ट्राई ऐसा है कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, बट दिस इज अ बिट डिफिकल्ट पार्ट। तो मतलब मोस्टली टीचर्स का ऐसा रहता है कि एमबीए स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाए, बट स्टिल मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम वो, बट ऐसा है कि सिंप्लेक्स सॉल्व करके जाओ। ऑप्शन में अगर होगा तो यू कैन जस्ट सी कि शायद 5 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। हर क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 पार्ट होंगे, तो प्लीज मेक श्योर उन क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैक करें। ठीक है, ठीक हिसाब से है। तो जैसे ऐसा होता है कि सिंपलर रिग्रेशन, अगर मैं इसका बोलती हूँ ना एलपी का, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन या असाइनमेंट का एक क्वेश्चन होता है, एक पार्ट, फिर दूसरे में या ग्राफिकल मेथड उसमें दिया हुआ होता है एक पार्ट, तो 14 नंबर एज इट इज आता है। अगर ऐसा नहीं है तो या तो ट्रांसपोर्टेशन दिया मतलब ग्राफिकल दिया हुआ होगा, फिर सिंप्लेक्स दिया हुआ होगा। ये फिर एक में ऐसा होगा असाइनमेंट है, फिर दूसरे में प्राइमल बनाने को दिया हुआ है। इंटीजर प्रोग्रामिंग अगेन वो बहुत ज्यादा हो जाता है, पर इंटीजर प्रोग्राम का हम लोग ब्रांच एंड बाउंड और वो एक बार इंट्रोडक्शन का होगा। इनका शॉर्ट नोट इंटीजर में आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से है। तो आपका यहाँ पे आपका जो मेन डिफिकल्ट पार्ट है, वो आपका यहाँ पे वोगल्स मेथड आता है असाइनमेंट में या ट्रांसपोर्टेशन में, तो इन दोनों का हो जाता है। तो एक है ना शेड्यूलिंग, असाइनमेंट वाला है वो क्वेश्चन आता है, शेड्यूल का वैसे बोलते हैं। तो असाइनमेंट आपको आना जरूरी है, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको आना जरूरी है, ग्राफिकल आना जरूरी है, और यूनिफॉर्मेशन आना जरूरी है। अगर आप ये करके 4 टॉपिक्स अगर आप करके भी जाते हैं तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट 3 पार्ट। 7 का 6 और 7 का ये यहाँ पे करते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव इन हैंड कि आप 3 पार्ट तो करके आए एटलीस्ट। 14 का जिसका उसके अकॉर्डिंग है, तो आप 7-8 नंबर तो लेके आए उसके अंदर। प्लीज मेक श्योर सिंप्लेक्स थोड़ा सा आ जाता है, बट सिंप्लेक्स से इफ यू आर नॉट इवन मेकिंग टेबल, आप स्टार्टिंग में लिखे आएंगे तो स्टेप, इसका यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स होंगे। क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रही हूँ न्यूमेरिकल्स में होता है कि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आपको जितना आए स्टेप वाइज चीजें लिखे। मैंने आपको बताया है यूनिट लिखनी है, स्टेप्स लिखने हैं कि कौन सा टेस्ट यूज होगा, क्यों यूज हो रहा है, उसके मार्क्स होंगे। क्योंकि आपका ये वाला जो एग्जाम्स है मैथ मतलब इसके रिलेटेड सारा स्टैट्स और वह, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल के एग्जाम्स का होता है। तो ये अब समझ आ गया कि थ्योरी किस हिसाब से होगी और न्यूमेरिकल कितना होगा, सबको क्या स्पेसिफिक फोकस करना है। ये मुझे कई बच्चों ने वो पूछ लिया था कि किस हिसाब से है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट कि कितना क्या है। ओके, ठीक है, फिर हम लीनियर नहीं करना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 क्लास और लगेगी, होपिंग हो जाए। तो फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं। लीनियर में थोड़ा 3-4 क्लास लगेगी अभी तो, सेशन पढ़ना नो हो अभी जाए। कल भी है ना क्लास आई गेस 12 बजे। क्लास मेरे साथ है। हाँ इनवाइट तो आया हुआ है। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, पढ़ तो लेते हैं, मुझे तो पता याद ही। थैंक यू बताने के लिए। आई हैड नो आइडिया। ठीक है, अगर फिर 12 बजे मिलते हैं फिर। तो पर कल लीनियर स्टार्ट करेंगे, विल गेट दिस डन। ओके लीनियर हम लोग कंप्लीट करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस वो सब करेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम वो पीपीटी शेयर कर देना, एलपीपी वाली भी नहीं करी थी आपने। मैंने पहले ही बोला था एलपीपी में पढ़ाएंगे तब करूंगी। ठीक है। मैं कल कर दूंगी एलपीपी, आज की वाली में कर देती हूँ। ठीक, उसमें एलपीपी के क्वेश्चंस भी हैं क्या? हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन 3 से 4 उसमें डाल दिए। ठीक है। तो आर की मैं बुक भी दे दूंगी अगर मेरे पास अच्छी तो ऑनलाइन ठीक है। ओके, चल मैं ओके भेज मैम, थैंक यू।
हेलो, किसी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो